वैंग वैंग लाल कृपाण क्यूई ने तुरंत सामने की विशाल चट्टान को छेद दिया, जिससे एक उंगली के आकार का छेद पीछे रह गया। उसके बाद इसने कोई गति नहीं खोई। ये एक और 100 चट्टानों को छेद दिया और रुकने से पहले 1 किलोमीटर तक उड़ गया। जब अर्जुन देव ने ये देखा तो उन्होंने आश्चर्य के भाव प्रकट किए। उसने इस हमले में अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि प्रभाव चौंकाने वाला था। यदि ये शुद्ध बिजली से प्रभावित सार होता तो अर्जुन देव का आक्रमण अधिक से अधिक 10 विशाल चट्टानों को चकनाचूर करने में सक्षम होता। ये बिखर रहा था और भेदी नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बिजली की विशेषता वाली ऊर्जा बहुत निडर थी। नरसंहार की स्थिति के बिना ये आसानी से बिखर सकता है। कहने का तात्पर्य ये था कि अर्जुन देव द्वारा नरसंहार की स्थिति में आने के बाद कृपाण क्यूई के इस कतरे की शक्ति 3 गुना से अधिक हो गई। इसके अलावा ये सघन और तेज था। अर्जुन देव ने गहन विचार में प्रवेश किया। लाल रंग के सिंहासन की शक्ति बस अविश्वसनीय, यहां तक कि भयानक भी थी। अर्जुन देव ने किसी भी हत्या की खेती की तकनीक या मार्शल तकनीक की खेती नहीं की थी। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें नरसंहार की स्थिति को समझने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। हालांकि अभी उनके पास केवल एक सिंहासन था। अर्जुन देव के नरसंहार की स्थिति उन कृषकों की तुलना में बहुत मजबूत थी जिन्होंने हत्या करने वाले दाव की खेती की थी। प्राचीन दुष्ट राजा ने जो गुप्त खजाना छोड़ा था उसमें बहुत सारे रहस्य थे। अर्जुन देव की वर्तमान ताकत के साथ उन्हें सुलझाना मुश्किल होगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और इस समस्या के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि वो इसमें न डूबे। जब वो काफी मजबूत होता तो सभी रहस्य स्वाभाविक रूप से खुल जाते थे। जब अर्जुन देव ने लाल वस्त्र पहने रक्त दानव के दानव कोर की खोज करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया तो उनकी आकृति चमक उठी। एक दानव कोर जो एक उच्च रैंक वाले रक्त दानव की प्रतिद्वंदी हो सकता था, पहले से ही कुछ अच्छा था। जो किसान अपनी मानसिक ऊर्जा को संयमित करना चाहते थे, वे इसे खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करेंगे। जब अर्जुन देव उतरे तो उन्होंने अपना हाथ लहराया और अपने सामने दानव कोर को अपनी हथेली में चूस लिया। फिर उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। अब जबकि उसने अपने लक्ष्य से निपट लिया था तो युद्ध की लूट को देखने का समय आ गया था। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से काले जूतों की एक जोड़ी निकाली जो एक सच्चा मेडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर था। जब एक अवर ग्रेड गुप्त खजाना मार्शल किंग तक पहुंचा तो इसका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। हालांकि जब एक औसत दर्जे का गुप्त खजाना मार्शल सम्राट तक पहुंचा तब भी यह मुश्किल से उपयोग किया जा सकता था। जूतों की इस जोड़ी के साथ अर्जुन देव को लंबे समय तक इसी तरह के गुप्त खजानों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एक औसत दर्जे के गुप्त खजाने में छोड़ी गई आध्यात्मिक छाप एक अवर ग्रेड गुप्त खजाने की तुलना में बहुत मजबूत थी। अर्जुन देव ने इस पर अपनी आध्यात्मिक छाप छापने में सफल होने से पहले बहुत प्रयास किया। जूतों का इस जोड़ी का मालिक पूरी तरह से वो बन गया था। उन्हें इन जूतों का एक नाम देना था। जूते साधारण जूतों से बहुत अलग नहीं थे। वे स्टैंडर्ड थे, लेकिन रंग बहुत गहरा था। आध्यात्मिक आभा के साथ वे बहुत असाधारण लग रहे थे। अर्जुन देव ने जूतों की सतह को धीरे से छूने के लिए अपने हाथ का उपयोग किया। वो जूतों पर महीन रेखाओं को महसूस कर सकता था। उसकी उंगली के स्पर्श के बाद जूतों पर रेखाओं ने धीरे धीरे एक फीकी चमक छोड़ी। जब प्रकाश पूरी तरह से जल उठा तो ये एक ब्लैक विंग्ड ब्लड फ्लेम ईगल निकला, जिसके पंख फैले हुए थे जो उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। इसने अपने पंख ऐसे फैलाए जैसे कि वो उड़ने वाला हो, बेहद यथार्थवादी लग रहा था। ब्लैक विंग्ड ब्लड फ्लेम ईगल को प्राचीन युग में सबसे तेज उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट्स में से एक कहा जाता था। अपने काले पंखों वाला ब्लड फ्लेम ईगल इस प्रकार के स्पिरिट बीस्ट्स का राजा था। हालांकि ये महाद्वीप पर पहले ही विलुप्त हो चुका था। पिछले कई हजार वर्षों से ब्लैक विंग्ड ब्लड फ्लेम ईगल नहीं था। अर्जुन देव बुदबुदाया, चूंकि उस पर एक काले पंखों वाला ब्लड फ्लेम ईगल उकेरा गया है तो चलो उन्हें ब्लड फ्लेम शूज कहते हैं। ब्लड फ्लेम शूज में बदलने के बाद अर्जुन देव ने कई बार जमीन पर ठोकर खाई और इस मेडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की ताकत के अनुकूल होना शुरू कर दिया। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट पर भरोसा करके अर्जुन देव मैक 2 तक पहुंच सकता था। विंड वॉक शूज की सहायता से वे मैक 3 तक पहुंच सकता था। अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि ब्लड फ्लेम शूज उनकी गति को कितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। उसने प्रत्याशा महसूस की जब उसने जल्दी से ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट प्रसारित किया। अर्जुन देव की आकृति बिजली की गति से आगे बढ़ रही थी, जो 200 मीटर सामने एक विशाल चट्टान की ओर बढ़ रही थी और उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कितनी तेज गति है! अर्जुन देव चौंक गया। अगर वह उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो वह बहुत शर्मिंदा होता। उसने जमीन से धक्का दिया और जल्दी से अपनी दिशा बदल दी।
अर्जुन देव ने चट्टानी जंगल के माध्यम से बुनाई की कई मोड़ बनाए। शुरुआती घबराहट के बाद अर्जुन देव को आखिरकार ब्लडी फ्लेम ईगल की गति की आदत हो गई। इसके बाद अर्जुन देव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एसेंस के खर्च की परवाह किए बिना ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को सीमा तक प्रसारित किया। वह ब्लड फ्लेम शूज की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। अर्जुन देव चट्टानी जंगल के अंदर और बाहर घूमते रहे। इस बेहद जटिल वातावरण में उन्होंने एक ही समय में ब्लड फ्लेम शूज और उनकी प्रतिक्रिया गति का परीक्षण किया। काफी देर बाद अर्जुन देव रुक गए। उन्होंने एक उत्साहित मुस्कान प्रकट की और कहा, यह गति कम से कम मैक 3.5 है। यह पहले की तुलना में कम से कम 30% तेज है। यह मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर वास्तव में अपने नाम पर खरा उतरता है। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन उत्साहित हो गए। मार्शल किंग क्षेत्र में जब तक कि किसी के पास एक विशेष आकस्मिक भेंट नहीं थी या हवा की विशेषता का एक कृषक नहीं था, चरम गति मैक 4 थी। चरम गति ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक थी। मार्शल किंग दायरे में अधिकांश लोगों के लिए ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक गति एक दुर्गम बाधा थी। इसके अलावा मैक 3.5 के साथ भले ही अर्जुन देव एक शिखर के आधे कदम वाले मार्शल सम्राट से मिले, उनके पास बचने की 50% संभावना थी। उनके बचने की संभावना काफी बढ़ गई थी। अर्जुन देव को कुछ हद तक दुर्भाग्यपूर्ण महसूस हुआ कि ब्लड फ्लेम शूज ये सब आसानी से पूरा करने में सक्षम लग रहा था। कहने का तात्पर्य ये था कि यदि उसकी आधार गति अधिक थी तो उसकी समग्र गति और भी अधिक बढ़ सकती थी। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट एक हेवन रैंक मूवमेंट तकनीक थी। अर्जुन देव की वर्तमान गति पहले ही उसी खेती क्षेत्र के काश्तकारों के बीच शीर्ष पर थी। अर्जुन देव ने इसका अभ्यास बहुत पहले ही कर लिया था, हालांकि तब से वह आगे नहीं बढ़ सका। वह अब इससे आगे नहीं निकल सकता था। यह स्वर्ग रैंक की खेती तकनीक की कठिन आवश्यकता थी। इससे पहले कि किसी की साधना किसी निश्चित स्तर तक पहुंच जाए, इसका अभ्यास जारी रखने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं थे। किताबों में रिकॉर्ड के अनुसार ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट की समाप्ति तक पहुंचने के बाद कोई भी दुनिया में घूम सकता है और 18 ब्लू ड्रैगन्स को नियंत्रित करने के लिए बुला सकता है। ब्लू ड्रैगन की मदद से कोई भी आकाश की बाधाओं को तोड़ सकता है और परे की दुनिया में उड़ सकता है। कोई भी समुद्र की असीम गहराई तक यात्रा कर सकता है। ये स्पष्ट था कि अर्जुन देव ने इस आंदोलन तकनीक की सतह को केवल खरोंचा था। उसके पास इसे और सुधारने का कोई तरीका नहीं था। यह ब्लड फ्लेम शूज के लिए अफसोस की बात थी। जब अर्जुन देव ने काले जूतों पर उकेरे गए ब्लड फ्लेम शूज को देखा तो उन्हें उत्सुकता हुई। गुप्त खजाने में कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा। गुप्त खजाने को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री अत्यंत दुर्लभ थी। कोई भी रिफाइनर इतना असाधारण नहीं होगा कि ऐसा करे। इसलिए काले पंखों वाले ब्लड फ्लेम ईगल के पैटर्न निश्चित रूप से केवल सजावट के लिए नहीं थे। मुझे इसे आजमाना होगा, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उसने धीरे धीरे अपने सार को अपने पैरों के तलवों तक प्रसारित किया। जूतों के तलवों का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपने सार को इंडेंटेड पैटर्न पर भेजा। जिस क्षण उनके सार ने पैटर्न को छुआ, अर्जुन देव के शरीर में बैंगनी क्यूब भंवर में एसेंस लिक्विड का शेष आधा भाग ऊपर उठा और जल्दी से उसे सुखा दिया। बूम! अर्जुन देव के जूतों पर पैटर्न एक ही साथ चमक उठे, जिससे एक शानदार रोशनी निकल रही थी। फिर 2 कान छेदने वाले पक्षियों के रोने की आवाज सुनाई दी। जूतों में काले पंखों वाला ब्लड फ्लेम ईगल जीवन में आ रहा था, अपने पंख फैला रहा था और उड़ रहा था। इससे पहले कि अर्जुन देव प्रतिक्रिया करते, उन्हें एक मजबूत बल द्वारा उठा लिया गया। उस प्रबल बल ने अर्जुन देव के शरीर को आगे की ओर खींच लिया। वह एक अनियंत्रित ट्रेन की तरह था जो सामने एक बोल्डर से टकरा जाती है। बैंग बैंग बैंग! अर्जुन देव के शरीर ने एक शिलाखंड को धूल में मिला दिया। फिर एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा। अर्जुन देव के 500 मीटर के दायरे में सभी शिलाखंडों को चकनाचूर कर दिया। घटनाओं के अचानक मोड़ ने अर्जुन देव को अपने शरीर की रक्षा के लिए अपने सार का उपयोग करने का मौका नहीं दिया जब वह बोल्डर से टकराए थे। यह सब उस समय हुआ जितने समय में एक चिंगारी उड़ने में लगता है। जिस क्षण अर्जुन देव ने अपने सार को काले पंखों वाले ब्लड फ्लेम ईगल के पैटर्न में डाला, उस क्षण से लेकर जब तक कि उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी पत्थरों को तोड़ नहीं दिया, पलक झपकने तक का समय भी नहीं बीता था। अर्जुन देव सुजे हुए चेहरे के साथ दयनीय हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे लगा जैसे उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट गई हों। तीव्र दर्द के कारण वह अनजाने में कराह उठा। यह बहुत ही दर्दनाक था। यह महसूस एक सामान्य व्यक्ति की तरह था जो अपना चेहरा एक दीवार से टकरा रहा है। इसके अलावा अर्जुन देव जिससे टकराया था वह दीवार नहीं थी। इसके बजाय वह एक छोटी पहाड़ी की तुलना में एक पत्थर था जो एक दीवार से भी बहुत कठोर था।
इसके अलावा अर्जुन देव स्थिर रहते हुए उसमें दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए थे। तेज रफ्तार से दौड़ते समय वो उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बस ये सोचकर कि कैसे सभी पत्थरों को धूल में मिला दिया गया था, कोई भी कल्पना कर सकता है कि अर्जुन देव कितने तेज थे। भले ही अर्जुन देव ने ड्रैगन टेंडन टाइगर बोन की खेती की थी और उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी दर्द काफी था। अर्जुन देव आधे घंटे तक जमीन पर पड़े रहे, इससे पहले कि वो अपनी सांस लेने में कामयाब रहे। हालांकि वो उदास दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे और भी सुखद आश्चर्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से इन ब्लड फ्लेम जूतों पर एक गुप्त तकनीक छिपी हुई है। ये मुझे एक पल में मार्क 4 के माध्यम से तोड़ने की अनुमति दे सकता है। हालांकि ये केवल 500 मीटर दूर है, ये निश्चित रूप से दुश्मन को सुखद आश्चर्य दे सकता है। दुर्भाग्य से एकमात्र दोष ये था कि इसने बहुत अधिक सार को समाप्त कर दिया। एक बार इसे निष्पादित करने के बाद अर्जुन देव ने अपने सार का 1/4 हिस्सा समाप्त कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही इससे बहुत संतुष्ट हूँ। इस बार मुझे काफ़ी फायदा हुआ है। ऐसा लगता है कि ब्लड फ्लेम जूस एक पीक मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर है। अर्जुन देव ने अपने चोटिल चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की, हालांकि उन्होंने इसे जल्दी से वापस ले लिया। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस अजीब जगह को छोड़ना कैसे है। यदि ये नीले वस्त्र पहने रक्त दानव के अनुसार होता तो उसे जाने से पहले 100 साल तक यहाँ रहना पड़ता। अगर उन्हें जाने से पहले 100 साल तक रहना पड़े तो ये वास्तव में परेशानी भरा होगा। मनुष्यों का जीवन काल राक्षसों जितना लंबा नहीं था। सफ़ेद वस्त्र पहने बवा, क्या तुम वहाँ हो? यदि आप हैं तो कुछ कहें, जोर से बोलो। जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे, पत्थर के जंगल में अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। अर्जुन देव की आंखों में एक किंग कर्तव्य विमोढ़ भाव चमक उठे। रुद्रभांति यहाँ क्यों है? क्या तुम वहां हो? यदि आप हैं तो कुछ कहें। लानत है, क्या तुम सच में मर चुके हो? रुद्रभांति की कर्कश आवाज फिर से गूंज उठी। अर्जुन देव ने कुछ देर हिचकिचाते हुए अंत में जोर से जवाब दिया। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद रुद्रभांति की ओर से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही अर्जुन देव को शक हुआ, ऊपर से एक जोरदार गड़गड़ाहट आई। एक काला बिंदु तेजी से उसकी ओर उतरा। अर्जुन देव की आंखों में काला बिंदु तेजी से बड़ा हो गया। ये रुद्रभांति थी जिसके पास एक विशाल कुल्हाड़ी थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी का आकार 10 गुना से अधिक बढ़ा दिया था और अंतरिक्ष की बाधा को तोड़ते हुए अर्जुन देव को काट दिया। रुद्रभांति बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी। अर्जुन देव जल्दी से चकमा दे गए। भैंग! विशाल कुल्हाड़ी उस जगह से टकराई जहां वो मूल रूप से खड़ा था, जिससे एक लंबी दरार पड़ गई। अर्जुन देव ने ठंडी हवा का झोंका चूसा। अगर ये उसके सिर पर लगा होता तो भले ही वो मर न जाए, वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। उसकी आंखों में क्रोध का भाव चमक उठा। रुद्रभांति मुझे मारना चाहती है? बवा, ज्यादा सोचना बंद करो, जल्दी से कुल्हाड़ी पर कूद जाओ, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। रुद्रभांति की चिंतित आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव ने जल्दी से सोचा और जल्दी से निर्णय लिया। फिर वो कुल्हाड़ी पर कूद गया। शिव! विशाल कुल्हाड़ी जमीन से उठी और अर्जुन देव को आगे ले जाते हुए उड़ गई। रुद्रभांति के नियंत्रण में विशाल कुल्हाड़ी अर्जुन देव को हवा में ले गई। अर्जुन देव के अराजक पत्थर के जंगल को छोड़ने के बाद उन्होंने विशाल कुल्हाड़ी से छलांग लगा दी। रुद्रभांति ने अपना हाथ लहराया और विशाल कुल्हाड़ी उनके पास लौट आई। जब रुद्रभांति ने अर्जुन देव के हाव भाव को देखा तो वो तुरंत मुस्कुराए और कहा, बवा तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुमने अपना चेहरा दीवार से टकरा दिया? अर्जुन देव को शर्मिंदगी महसूस हुई। रुद्रभांति के शब्द सटीक थे। हालांकि अर्जुन देव इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते थे, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाता। क्या आप आधे कदम के मार्शल एम्पायर्स के उस समूह का पीछा करने नहीं गए थे? तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन देव ने विषय बदल लिया। रुद्रभांति ने कुछ शर्मिंदगी से कहा, माफ करना, मैंने वास्तव में तुमसे झूठ बोला था। बहुत से लोग जानते हैं कि ये सराजक पत्थर के जंगल में एक मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर है। हालांकि कुछ नौसिखियों के अलावा कोई भी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करता है। मुझे यकीन है कि तुम कारण समझ गए होगे। अर्जुन देव ने अभिव्यक्ति प्रकट की। वास्तव में उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। उसने उदासीनता से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुमने फर्मेंट बॉडी टेम्परिंग आर्ट प्राप्त किया और मैंने मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर प्राप्त किया, तुमने मुझे बाहर निकाल लिया। इसे बट्टे खाते में डालने पर विचार करो। अब मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं मांगूंगा। जब रुद्रभांति ने ये सुना तो उसने झट से कहा, सफेद वस्त्रधारी बव्वा, इस बार तुमने मुझे गलत समझा है। हालांकि मैं आपको बरगलाने के लिए गंदा पत्थर के जंगल का उपयोग करने का इरादा रखता था, लेकिन मुझे रास्ते में एहसास हुआ कि आप मेरे स्वभाव के लिए एक अच्छे मैच हैं, खासकर जब आपने मुझे अंत में गुप्त मैनुअल दिया। उस समय मेरा इरादा आपको सच बताने का था। हालांकि आप बहुत तेज दौड़े, मैं आपको समय पर बुला भी नहीं सका। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, मैं यहाँ पहुँच गया। रास्ते में मैं कुछ परेशानी में भाग गया। मुझे बहुत देर होने की उम्मीद नहीं थी, हालांकि मैं आपको बाहर निकालने में कामयाब रहा। अर्जुन देव चुप रहे। रुद्रभांति की बातों में कोई खामी नहीं थी। रुद्रभांति ने उनके साथ उचित व्यवहार किया था। अर्जुन देव संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति नहीं थे। जब उसने सोचा कि उसने अतीत में रुद्रभांति को कितनी बुरी तरह धोखा दिया था, तो रुद्रभांति के लिए उसके साथ भी ऐसा ही करना उचित था। चाहे कुछ भी हो, दूसरे पक्ष ने अभी भी उसे बाहर निकाल लिया था। ये सोचकर अर्जुन देव ने कहा,
ठीक है, मैं एक बार आप पर भरोसा करूंगा। मुझे हमारे पीछे पत्थर के जंगल के बारे में बताओ। स्थिति कैसी है? ये इतना अजीब क्यों है? जब रुद्र भाटी ने देखा कि अर्जुन देव ने उन्हें दोष नहीं दिया तो उन्हें राहत महसूस हुई। उन्होंने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। किसी भी मामले में ये बहुत अजीब है। एक बार एक आधा कदम मार्शल सम्राट ने प्रवेश किया और बाहर नहीं आ सका। अंत में 2 राक्षसों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आप उस दानव को मारने में सक्षम होने में काफी सक्षम है, रुद्र भाटी ने सदमे में कहा। एक विराम के बाद उसने एक छोटी किताब निकाली और कहा, ये आपके लिए है। अर्जुन देव ने उसे लिया और पूछा, ये क्या है? रुद्र भाटी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से ये अच्छी चीज है। पिछले कुछ दशकों में भौतिक शरीर की खेती करने के ये मेरे अनुभव हैं। जरा देखो तो। ऐसा नहीं है कि ओल्ड बाई शेख ही बघार रही है, लेकिन महाद्वीप में इतनी सारी जगहों पर जाने के बाद मैंने अपने से ज्यादा मजबूत भौतिक शरीर वाला कोई नहीं देखा है। खेती में रुद्र भाटी के अनुभव वास्तव में अच्छी चीजें थीं। साधना के लिए उनकी प्रतिभा निर्विवाद थी, अन्यथा वो 2 महीने के भीतर चौथी परत तक स्वर्ग रैंक की गई खेती तकनीक विकसित करने में सक्षम नहीं होता। अर्जुन देव ने लापरवाही से छोटी किताब को पलटा और उसे यूनिवर्स रिंग में रख दिया। उन्होंने कहा, धन्यवाद। संयोग से भौतिक शरीर की मेरी साधना एक अड़चन तक पहुंच गई है। रुद्र भाटी ने हाथ लहराते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपके साथ पहले जो किया उसके लिए इसे मेरी माफी माने। मैं पहले जा रहा हूं। इस बार लोगों के उस समूह ने कुछ शक्तिशाली उकसाया। अगले 5 किलोमीटर दूर अर्जुन देव ने एक ऐसी आभा महसूस की जो एक मार्शल सम्राट की प्रतिद्वंदी थी। वो आभा नहीं बिखरी, इसके बजाय ये और भी अधिक निडर हो गया। रुद्र भाटी इसी स्थान का उल्लेख कर रहे थे। एक मार्शल सम्राट ब्लड डेमन के खिलाफ 10 विषम चोटी आधा कदम मार्शल सम्राट। इस स्तर की लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे थोड़े समय में हल किया जा सके। यदि ये खींचा जाता है तो ये 1 या 2 दिन तक चल सकता है। ये अजीब नहीं था कि ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। जैसे ही अर्जुन देव ने रुद्र भाटी को जाते हुए देखा, उन्हें जाकर देखने की इच्छा हुई कि क्या हो रहा है। अर्जुन देव आधे कदम से नीचे की किसी से नहीं डरता था। हालांकि अगर वो आधे कदम वाले मार्शल सम्राट से टकरा जाता तो अर्जुन देव के पास जीत का कोई मौका नहीं होता। अर्जुन देव के भागने की संभावना 10% से अधिक नहीं होगी। इसलिए अर्जुन देव ने उत्साह में शामिल होने का फैसला नहीं किया। हालांकि अब जब उनके पास ब्लड फ्लेम शूज थे तो अर्जुन देव के पास आधे कदम वाले मार्शल सम्राट से बचने की 50% संभावना थी। वो उत्साह में भी शामिल हो सकता है। वो रक्त दानव एक उच्च श्रेणी का रक्त दानव हो सकता है। इसमें न केवल एक मूल्यवान सुपीरियर ग्रेड डेमन कोर होगा, बल्कि इसमें बड़ी संख्या में गुप्त खजाने भी होंगे। अर्जुन देव की निगाहें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ को पकड़ा और धीरे से कहा, मुझे अच्छी तैयारी करनी चाहिए। वास्तव में अभी भी सफलता की उच्च संभावना है। आधे कदम वाले मार्शल सम्राट से कुछ छीनना बाघ के जबड़े से भोजन छीनने जैसा होगा। सिर्फ ब्लड फ्लेम शूज अकेले पर्याप्त नहीं होंगे। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और ब्रह्मांड की अंगूठी से जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा वाली 1 मीटर लंबी अंगूठे मोटी पेड़ की शाखा निकाली। ये वुतोंग पेड़ की वो शाखा थी जिसे अर्जुन देव ने स्वर्ग आरोहण मंच पर खरीदा था। वुतोंग पेड़ एक स्पिरिट ट्री था जो 3 दिव्य वृक्षों के बाद दूसरे स्थान पर था। स्वाभाविक रूप से वुतोंग पेड़ की इस शाखा में अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ये एक वास्तविक स्पिरिट ट्री था और लाइफ बेस्टोवल स्पेल के लिए उपयुक्त था। अर्जुन देव ने एक नक्काशीदार चाकू से शाखा के आधे हिस्से को काट दिया और दूसरे आधे हिस्से को ब्रह्मांड की अंगूठी में रख दिया। फिर उसने सोचना शुरू किया कि किस प्रकार के मजबूत हथियार तराशे जाएं। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव ने जो सबसे मजबूत लोग देखे थे वो सर्वोच्च आकाश संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग और बाई के पिता थे। हालांकि अर्जुन देव ने जीवन के लिए एक मार्शल शास्त्री को तराशने में संकोच किया। पहले मार्शल ऋषि बहुत मजबूत था। उसे डर था कि वुटोंग ट्री इसका सामना नहीं कर पाएगा। दूसरे, अगर वो कोई आकर्षण नहीं बना सका तो इससे उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। दूसरे, मार्शल ऋषि ने पहले ही कुछ स्वर्गीय दाव ऊर्जा प्राप्त कर ली थी। अर्जुन देव को डर था कि अगर वो इन लोगों की मूर्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे दूसरे पक्ष को सतर्क कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं होगा। यिंग यू की मूर्ति का उपयोग करना बेहतर था। यिंग यू अब आधे कदम वाले मार्शल सम्राट थे। वो नक्काशी से बहुत परिचित थी और एक मूर्ति के आकर्षण को समझने में सक्षम होगी। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव ने आधा मीटर लंबे स्पिरिट ट्री का 1/4 हिस्सा काट दिया। फिर उसने एक नक्काशीदार चाकू निकाला और यिंग यू की मूर्ति को गंभीरता से तराशना शुरू कर दिया। श्वा श्वा लकड़ी के चिप्स धीरे धीरे गिर गए। 1 घंटे के बाद अर्जुन देव ने युद्ध कवच पहने यिंग यू की एक मूर्ति को उकेरा।
मूर्ति पर यिंग यू ने अपने खूबसूरत चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसने अपने हाथ में एक भाला पकड़ रखा था जो ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण उड़ जाएगा। स्वाभाविक रूप से युद्ध के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मूर्ति उन एकल उपयोग वाली मूर्तियों की तरह अपरिष्कृत नहीं हो सकती है। अर्जुन देव ने संतुष्ट होने से पहले इस पर काम करने के लिए 10 मिनट का समय लगाया। अर्जुन देव ने अपना खून मूर्ति में गिरा दिया। अब वो जीवन बेस्टुअल मंत्र पूरा कर चुके थे। शेष स्पिरिट ट्री के साथ वो 3 और मूर्तियां तराश सकता था। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी एक मूर्ति बनाई। फिर उसने अपना खून मूर्ति में डाल दिया। इस सब में 2 घंटे और लग गए। हालांकि इसमें काफी समय लगा, लेकिन अर्जुन देव को लगा कि ये सब इसके लायक था। उन्होंने कभी हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क के साथ लड़ाई नहीं की थी। वो कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंक सकता था। उन्होंने कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ली हो, वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होती थी। हालांकि अर्जुन देव के पास ट्रम्प कार्ड थे जो हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क के खिलाफ लड़ सकते थे, लेकिन वो केवल एक बार उनका उपयोग कर सकते थे। उनका उपयोग ना करना ही सबसे अच्छा था। बूम बूम बूम। दूर से फिर से तेज आवाजें आईं। जैसे ही हवा चली, सभी प्रकार के भूतिया विलाप और भेड़िए के चिल्लाने के समान लग रहे थे। ये बेहद भयावह था। ये प्रस्थान करने का समय है। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और युद्ध मैदान के केंद्र की ओर बढ़ गए। उड़ते समय उनकी आकृति चमक रही थी। समतल भूमि पर अर्जुन देव एक घूमते हुए अजगर की तरह चले। दूर से वो जमीन से ऊपर उड़ते हुए अजगर की तरह लग रहा था। जैसे जैसे अर्जुन देव युद्ध मैदान के केंद्र के करीब आते गए, शिखर उच्च श्रेणी के रक्तदानों की गजब भयानक आभा स्पष्ट होती गई। अर्जुन देव ने अपने मन पर एक हल्का दबाव भी महसूस किया। जब अर्जुन देव युद्ध मैदान के केंद्र से 2 किलोमीटर दूर थे तो वो रुक गए। उसके आसपास अनगिनत किसान बहुत पहले ही गिर चुके थे। अर्जुन देव ने चुपचाप अपने पैर हिलाए और खुद को एक ऐसे कोने में छिपा लिया जो ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। हू। अर्जुन देव के सामने धूल भर गई। तेज हवा चली जिससे रेत और चट्टानें उठीं। जब अर्जुन देव ने ऊपर देखा तो उनकी दृष्टि धुंधली थी। वो स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अर्जुन देव केवल कुछ आकृतियों को तेज रोशनी के साथ हवा में घूमते हुए देख सकते थे। उनसे भयानक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया। क्रूर दहाड़े अनंतहीन रूप से गूंजी। कभी कभी आग की लपटें, ठंड, बारिश और गड़गड़ाहट चमकी। ये 10 विषम अर्धचरण वाले मार्शल सम्राटों के अलग अलग राज्य थे जो अपनी सीमाओं को बाहर लाते थे। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद निश्चित रूप से हताहत होंगे। मुझे लगता है कि मैंने पहले एक इंसान की चीख सुनी है। वास्तव में मैं भी। हमारा प्रतिद्वंद्वी एक शिखर उच्च श्रेणी का रक्त दानव है। आमतौर पर ये केवल दानव युद्ध क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं। इस बार एक आंतरिक क्षेत्र में दिखाई दिया। ये वाकई अजीब है। एक शिखर उच्च श्रेणी का रक्त दानव एक अवर ग्रेड मार्शल सम्राट के समान मजबूत होता है। ये लोग केवल आधे कदम वाले मार्शल सम्राट हैं। अंतर बहुत बड़ा है। वे निश्चित रूप से घायल होंगे। कुछ साहसी और कुशल लोग अंदर जाकर उत्साह देखना चाहते थे। यदि वे भाग्यशाली होते तो उन्हें आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की लाश भी मिल सकती थी। यदि ऐसा होता है तो सब कुछ इसके लायक होगा। बैंग बैंग बैंग। 100 मीटर में प्रवेश करने के बाद दयनीय चीखें गूंजी। इन लोगों के शरीर वापस उछल गए। जब ये लोग प्रवेश करते थे तब भी इनके शरीर अखंड थे। अब वे दयनीय स्थिति में थे। उनमें से कुछ लोगों को बिजली का झटका लगाकर चारकोल में बदल दिया गया था। कुछ के ऊपरी शरीर बर्फ के टुकड़े की तरह थे, जबकि उनके निचले शरीर को गूड़े में जला दिया गया था। स्पष्ट रूप से वे बर्फ और आग की शक्ति से प्रभावित थे। एक पत्थर का स्तंभ भी था। जमीन पर गिरने के बाद ये तुरंत मिट्टी के टुकड़ों में टूट गया। देख रहे कई किसान हैरान हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि वे जानते थे कि इन लोगों का अंत अच्छा नहीं होगा, फिर भी उन्होंने इस तरह के दयनीय अंत की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि ये आधे कदम वाले मार्शल सम्राट सभी बहुत चालाक थे। वे दूसरों को अपने शिकार के साथ हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देंगे। यदि आप स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। युद्ध के मैदान के केंद्र में अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने आधे कदम वाले मार्शल सम्राट की लाश देखी। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने पहले जो दयनीय चीखें सुनी थीं वे सच थीं। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और देखा कि कुछ किसान भी हवा में खड़े हैं। उनमें से 100 से अधिक थे। इन लोगों की निगाहें शांत थीं और उनकी आभा पीछे हट गई थी। वे बिल्कुल भी नहीं हिले। वे युद्ध के मैदान को घूर रहे थे। हवा में धूल उनकी दृष्टि में बाधा नहीं डाल रही थी। मार्शल किंग्स वास्तव में उड़ सकते थे। हालांकि अगर वे लंबे समय तक हवा में रहना चाहते हैं तो वे सार की एक महत्वपूर्ण मात्रा को समाप्त कर देंगे। इससे यह देखा जा सकता था कि हवा में मंडराने वाले काश्तकारों की खेती जमीन पर रहने वालों की तुलना में बहुत अधिक थी। ये स्पष्ट था कि यदि लड़ाई समाप्त हो जाती है तो जमीन से नीचे उतरने की तुलना में आसमान से नीचे गोता लगाना तेज होगा।
जमीन पर मार्शल किंग्स भी लंबे समय तक हवा में रहना चाहते थे, हालांकि वे एसेंस की थकावट का सामना नहीं कर सके। यही अंतर था। अर्जुन देव ने रुद्र भाटी को खोजते हुए इधर उधर देखा। अंत में उसने उसे उत्तर पूर्व में 1 किलोमीटर दूर पाया। रुद्र भाटी के चारों ओर मजबूत आभा वाले कुछ किसान खड़े थे। रुद्र भाटी इस समय इन लोगों के साथ धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने साथी मिल गए हैं और वो एक साथ चलने की तैयारी कर रहा है। अपनी टकटकी हटाते हुए अर्जुन देव ने लापरवाही से एक चट्टान ढूंढी और फिर उन्होंने लाइफ बेस्टोवल स्पेल का इस्तेमाल किया। हू! अर्जुन देव के पैरों के नीचे एक चील प्रकट हुई और धीरे धीरे उसे हवा में ले गई। बिना किसी संदेह के आकाश स्थानांतरित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। जब बगल के काश्तकारों ने हंगामा सुना और अर्जुन देव की खेती को महसूस किया तो वे हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है, उसने हवा में रहना इतना आसान नहीं है। अगर हम ऊपर जा सकते थे तो हम बहुत पहले कर चुके होते। वे वास्तव में अपनी सीमाओं को नहीं जानता है। क्या वे सोचता है कि कोई भी उसके साथ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक आत्मा पालतू है? चलो बस उत्साह देखते हैं। आखिरकार वहां की लड़ाई खत्म होने में अभी समय लगेगा। आइए इसे मनोरंजन के रूप में देखें। सभी काश्तकारों के चेहरे पर हल्का उपहास था। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा, उनकी निगाहें प्रत्याशा से भर गईं। कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में जानलेवा चमक थी, इस उम्मीद में कि अर्जुन देव गंभीर रूप से घायल हो जाएं ताकि वे स्थिति का फायदा उठा सकें। ये सुनकर अर्जुन देव चौंक गए। ऐसा लग रहा था कि वो अलग तरीके से सोचता है। इस तथ्य के अलावा कि वे अपने सार को खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, अन्य कारण भी थे जिनकी वजह से ये किसान हवा में नहीं गए। जो भी मामला हो, जब ये आएगा तो मैं इससे निपट लूंगा। मैं आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क से नीचे किसी से नहीं डरता। यहां तक कि अगर मैं कुछ शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स के लिए एक मैच नहीं हूं तो भी मैं आसानी से पीछे हटने में सक्षम हो जाऊंगा। बव्वा, क्या ये तुम्हारे रहने की जगह है? स्क्रैम! अर्जुन देव अभी रुके ही थे कि एक गंजा कल्टीवेटर 100 मीटर दूर से उड़ गया। गंजे कल्टीवेटर की आवाज सुनकर हवा में मौजूद अन्य काश्तकारों ने सभी को देखा। उनकी निगाहें दिलचस्पी से भरी थीं। हाँ, ये बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है। उसने वास्तव में शी फेंग का क्षेत्र चुना। वो आदमी अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है कि वो एक रूकी है। शी फेंग प्राचीन उजाड़ भूमि के दक्षिणी क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। जब जमीन पर बैठे काश्तकारों ने अर्जुन देव को गंजे कल्टीवेटर की तरफ उड़ते हुए देखा तो वे सभी जोर से हंसने लगे। अर्जुन देव ने चील पर खड़े होकर लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने अपने सामने गंजे कल्टीवेटर को देखा, उसकी निगाहें अत्यंत शांत थीं। हालांकि हवा में क्षेत्र विशाल लग रहा था, लेकिन सभी अच्छी जगहों पर कब्जा था। अगर अर्जुन देव को एक अच्छी जगह ढूंढनी थी तो उन्हें उनमें से एक को नीचे गिराना पड़ता। साथ ही उन्हें रोकने के लिए अपनी ताकत दिखानी पड़ती। ये अन्य काश्तकारों को उतावलेपन से काम करने से रोकता। जहां तक अर्जुन देव के सामने वाले व्यक्ति की बात है तो न केवल उनके पास एक अच्छी जगह थी, बल्कि वे अर्जुन देव के लिए अपनी ताकत स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा लक्ष्य भी थे। गंजे कल्टीवेटर शी फेंग की अभिव्यक्ति भयावह थी। उसने अपने हाथ में एक बड़ी कृपाण पकड़ी और क्यों मारने लगा। जब शी फेंग ने देखा कि अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा तो उनकी आंखों में हत्या का इरादा तेज हो गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं इसे फिर से कहूंगा, ये मेरा क्षेत्र है, तुरंत हाथ पाई करें। जब हवा में मौजूद अन्य शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स ने शी फेंग की हत्या को महसूस किया तो उन्होंने मन ही मन सोचा, चील पर इस बच्चे की मौत निश्चित है। यहाँ कई 100 काश्तकार थे, हालांकि उनमें से केवल 100 ही हवा में रहने के योग्य थे। शी फेंग के लिए एक स्थान छीनने के लिए उसकी ताकत स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना एक नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग कर सकता था। एक अवर ग्रेड मार्शल किंग से निपटना बहुत आसान था। शी फेंग की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसकी हत्या का क्यों ठोस लग रहा था। जैसे जैसे वो अपने पूरे शरीर में फैल गया, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा दिखाई दिया। मैंने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुमने इसका सम्मान नहीं किया। उस स्थिति में मर जाओ। जब शी फेंग ने देखा कि अर्जुन देव का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है तो वे भयंकर रूप से दहाड़ने लगा और हवा को धक्का दिया। उसकी आकृति हवा में चमक उठी, अपने पीछे छवियों को छोड़ते हुए। निडर ड्रैगन बर्स्ट, कृपाण की लौ एक लपट में बदल गई और स्काई एज़्योर ड्रैगन में बदल गई। ये कृपाण के चारों ओर कुंडलित हो गया और क्रूरता से दहाड़ने लगा। अप्रत्याशित रूप से इसने स्काई एज़्योर ड्रैगन की ताकत दी। कितनी मजबूत निडर ड्रैगन बर्स्ट! आग की स्थिति के बारे में शी फेंग की समझ गहरी हो गई है। अप्रत्याशित रूप से वे अपने शरीर में ड्रैगन की शक्ति को अपनी कृपाण तकनीक में डाल सकते हैं। यह कदम पृथ्वी रैंक मार्शल टेक्निक के रूप में मजबूत है। वह सफेद वस्त्र वाला बच्चा इसे रोक नहीं पाएगा। चलो जल्दी चलते हैं और उसकी लाश लेने की तैयारी करते हैं। कुछ तेज तर्रार किसान तेजी से आगे बढ़े और अर्जुन देव और शी फेंग के बीच लड़ाई के पीछे आ गए। कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था। ड्रैगन हो सकता है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था। शी फेंग की ये मार्शल टेक्निक ड्रैगन माइट पर आधारित थी। इससे निपटना आसान होगा। यदि यह एक और चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग होती तो अर्जुन देव लंबे समय बिताने के बाद भी उन्हें नीचे नहीं उतार पाते। हालांकि यह शी फेंग की ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट एक प्राचीन पवित्र जानवर थी जो सभी ड्रैगन का पूर्वज था। उसके सामने ड्रैगन माइट का उपयोग करना मौत की तलाश करने के समान था।
अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ में चंद्र छाया कृपाण को पकड़ रखा था और शांत भाव से उकाब पर खड़े हो गए। जैसे ही निडर स्काई अज़्योर ड्रैगन चार्ज करने वाला था तो अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। एक विचार के साथ उसकी दाहिनी बांह पर ब्लू ड्रैगन टैटू जीवन में आ गया। उसकी त्वचा की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बूम! वह निडर जलता हुआ स्काई अज़्योर ड्रैगन हिंसक रूप से हिलने लगा। पूरा कृपाण कांप उठा। शी फेंग को लगा कि उसके शरीर में ड्रैगन की ताकत अचानक किसी चीज पर प्रतिक्रिया कर रही है। यह बेहद डरावनी बात थी। यह उसके शरीर में अनियंत्रित हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे नियंत्रित करने की कोशिश की, वो इसे शांत नहीं कर सका। अर्जुन देव चिल्लाया और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। ब्लू ड्रैगन ने अपनी बांह के चारों ओर घूमते हुए एक निराकार ड्रैगन की दहाड़ दी। बैंग बैंग 2 कर्कश आवाजें थीं और कृपाण के चारों ओर ज्वलित स्काई अज़्योर ड्रैगन बिखर गया। कृपाण भी टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गई। शी फेंग ने एक कौर खून की उल्टी की। उसका शरीर टूटी हुई पतंग की तरह था, जैसे वह सीधे जमीन पर गिर गया था। शी फेंग का रंग भयानक रूप से पीला था। ड्रैगन की ताकत, जिसे उसने दशकों से विकसित किया था, वास्तव में एक पल में बिखर गया। 1 या 2 साल के स्वास्थ्य लाभ के बिना वह अपनी पिछली स्थिति में ठीक नहीं हो पाएगा। शी फेंग जमीन से रेंगकर ऊपर आया और एक अवर्णनीय भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने भय से भरी आंखों से अर्जुन देव की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे वो भाग गया। शी फेंग की गति आश्चर्यजनक थी। पलक झपकते ही वह सबकी नजरों से ओझल हो गया। तेज हवाएं चल रही थीं, धूल भर गई और गड़गड़ाहट शुरू हो गई थी। भयावह ऊर्जा एक पल के लिए भी नहीं रुकी। हालांकि युद्ध के मैदान के 2 किलोमीटर के भीतर के सभी काश्तकारों ने अंतर कर दिया। वे अवाक रह गए। जगह अविश्वसनीय रूप से शांत थी। यह कैसे हो सकता है? इस सफेद वस्त्र वाले बच्चे ने वास्तव में एक हथेली के प्रहार के साथ एक चोटी पृथ्वी रैंक मार्शल टेक्निक को तोड़ दिया। इसके अलावा इस हथेली के प्रहार में कोई ताकत नहीं थी। बस एक साधारण हथेली की हड़ताल ने एक चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग को डरा दिया। ये सफेद वस्त्र वाला बच्चा वास्तव में कितना मजबूत था। हालांकि समस्या की जड़ ये थी कि यद्यपि अर्जुन देव की आभा घनी थी, लेकिन वह वास्तव में केवल एक अवर ग्रेड मार्शल किंग थे। यहां तक कि यदि अर्जुन देव ने एक चरम साधना टेक्निक की खेती की और खुद को पोषण देने के लिए प्राकृतिक सामान्य थे, तो वह केवल शी फेंग के बराबर होता। उसके लिए एक हथेली के प्रहार से शी फेंग को डराना असंभव था। सभी प्रकार के प्रश्नों ने भीड़ के मन को भर दिया। उन्होंने इसके बारे में जितना भी सोचा हो तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अर्जुन देव को खुद को मूर्ख बनाते देखने वाले लोग और भी भयभीत हो गए। यहां तक कि शी फेंग भी उसके लिए एक मैच नहीं था। क्या इसका मतलब ये था कि वे उसके लिए और भी कम मैच थे? अर्जुन देव ने अपनी हथेली वापस ले ली और उनकी लाश को लेने की तैयारी कर रहे काश्तकारों की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुराया और हथेली पर प्रहार किया। पीछे हटो। कुछ तेज हवाएं चली, जिससे 8 चोटी मीडियल ग्रेड मार्शल किंग्स चौंक गए और वे जल्दी से बिखर गए। क्या मजाक है? यह एक हथेली का प्रहार था जो शी फेंग को आसानी से हरा सकता था। वे इसे डटकर लेने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? हालांकि थोड़ी देर बाद जिस भयानक ताकत की उन्हें उम्मीद थी, वह नहीं आई। कुछ नहीं हुआ। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया और उनकी आंखों में बैंगनी थंडर ट्रू फायर धीरे धीरे इकट्ठा हो गया। उसने जमीन पर भीड़ को देखा और मंद मंद मुस्कुराया। क्षमा करें, यह सिर्फ एक मजाक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कायर हो कि तुम आकर मेरी लाश उठा लोगे। तो यह सिर्फ एक मजाक था। जमीन पर मौजूद 8 लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि वे गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने पहले की तरह बेलगाम होने की हिम्मत नहीं की। हूची। ठीक इसी समय अर्जुन देव ने अचानक फिर से हमला कर दिया। उसकी दाहिनी आंख से एक बैंगनी तीर निकला। मीडियल ग्रेड मार्शल किंग के सिर पर बाल बिना किसी कारण के जलने लगे। कितना गर्म है, मेरे बाल, मेरे बाल। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने लौ बुझाने की कोशिश करते हुए अपना सिर थपथपाना शुरू कर दिया। हालांकि अन्य 7 ठंडी हवा की सांस में चूस गए। उन्हें एक डर महसूस हुआ। बालों को माथे से अलग करने वाली केवल एक पतली रेखा थी। इसका क्या मतलब था? उन्होंने फिर से चील पर सफेद वस्त्र पहने युवक को देखा। उसके चेहरे पर अभी भी एक शांत अभिव्यक्ति और एक फीकी मुस्कान थी। वह बहुत आराम से और सहज लग रहा था। सातों ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से इस जगह से भाग गए। यदि यह व्यक्ति नाखुश होता तो वो अजीब बैंगनी लौ उनके बालों से नहीं टकराती। उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था और यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण इरादे भी बनाए थे। वे उस पर एक चाल चलना चाहते थे जबकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था।
वे यहाँ रहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। जिस क्षण अर्जुन देव ने इस चाल का इस्तेमाल किया, कई साधक स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यह एक बहुत तेज ज्वाला वाला तीर था। यह पहले की अजीब हथेली की हड़ताल से अलग था। इससे उन्हें उसकी ताकत को स्पष्ट रूप से महसूस करने की अनुमति मिली। यह युवा वास्तव में हवा में खड़े होने के योग्य था। सभी ने अपनी निगाहें हटा ली और युद्ध के मैदान के केंद्र को देखना जारी रखा। हालांकि अपने दिल में उन सभी ने अर्जुन देव को खतरनाक सूची में रखा। रुद्र भाटी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह बच्चा हमेशा आश्चर्य से भरा रहता है। रुद्र भाटी, क्या आप उस युवक को जानते हैं? रुद्र भाटी के साथियों में से एक ने पूछा। रुद्र भाटी की मुस्कुराहट नहीं बदली। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूं, वह व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन है। आइए युद्ध के मैदान पर नजर ना रखें और इस बटोरे के पीछे चलें। मैं गारंटी देता हूं कि हम किसी भी खतरे में नहीं होंगे और कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। क्या यह सच है? रुद्र भाटी ने जोर से हंसते हुए कहा, यह आप पर निर्भर करता है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। मैं केवल एक बात कहूंगा, कियानरेन द्वीप का सबसे बड़ा विजेता यह बव्वा है। यहां तक कि 1000 के खूनी ब्लेड्समैन और वधकर्ता को भी उतने लाभ नहीं मिले जितने उसने किए। उसके पीछे के लोग एक दूसरे से फुसफुसाए। उनके चेहरे पर अस्वीकृति के भाव थे। जाहिर है उन्हें रुद्र भाटी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि रुद्र भाटी जोर से हंसते हुए इन लोगों के हाव भाव को नजरअंदाज कर देते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या सोचते हैं, उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। अखाड़े में लड़ाई अभी भी अतुलनीय रूप से तीव्र थी। ऊर्जा भंवरों ने हिंसक आंधी औकसाया जो कभी नहीं रुका। हर कोई बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहा था जब लड़ाई खत्म होगी। आह! ठीक इसी समय युद्ध के मैदान से एक और दयनीय चीख आई। सभी के दिलों में ठंडक महसूस हुई। एक और आधे कदम वाले मार्शल एम्पेरर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। पीक सुपीरियर ग्रेड ब्लड डेमन्स वास्तव में भयानक हैं। अप्रत्याशित रूप से आधे कदम वाले मार्शल एम्पेरर्स में से दो, जो आमतौर पर घूमते हैं, आज मर गए। ये आधे कदम वाले मार्शल मनार्क वास्तव में मौत से नहीं डरते हैं। जब उन्होंने एक पीक सुपीरियर ग्रेड ब्लड डेमन को देखा तो उन्हें जल्दी से चले जाना चाहिए था। अगर वे मर गए तो ये अफसोस की बात होगी। आप क्या जानते हैं? आधे कदम वाले मार्शल मनार्क सच्चे मार्शल मनार्क नहीं है। मार्शल मनार्क बनने के लिए विभिन्न बाधाओं और सार के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेतना के समुद्र को खोलना और उनकी मानसिक शक्ति को मजबूत करना है। यदि उनकी मानसिक शक्ति एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचती है तो वे कभी भी मार्शल एम्पेरर की बाधा को पार नहीं कर पाएंगे। उनमें से कई अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच रहे हैं। अगर वे ये सब दांव पर नहीं लगाते हैं तो उनके पास दूसरा मौका नहीं होगा। एक और आधे कदम वाले मार्शल एम्पेरर की मृत्यु के बाद युद्ध क्षेत्र जो थोड़ी देर के लिए चुप था, फिर से चर्चाओं से गूंज उठा। मानसिक शक्ति को तापड़ने के गुप्त मैनुअल महाद्वीप में सबसे दुर्लभ गुप्त मैनुअल हैं। उनमें से बहुत से नहीं हैं। यदि आप अपनी मानसिक शक्ति को जल्दी से मजबूत करना चाहते हैं तो आप केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर कर सकते हैं। यह ब्लड डेविल का राक्षस कोर एक प्रकार की बाहरी वस्तु है जो मानसिक शक्ति को प्रशिक्षित कर सकती है। पीक सुपीरियर ग्रेड ब्लड डेमन्स आमतौर पर केवल डेमन वॉरफील्ड के मुख्य क्षेत्र में दिखाई देते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां मार्शल एम्पेरर भी लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं। अब वे आंतरिक क्षेत्र में एक पीक सुपीरियर ग्रेड ब्लड डेमन से टकराए हैं। क्या आपको लगता है कि वे हार मान लेंगे? जब अर्जुन देव से पहले सवाल करने वाले साधक ने यह सुना तो उसे अंत में समझ में आ गया कि आधे कदम वाले मार्शल एम्पेरर और उससे ऊपर के लोगों का यह समूह इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह गहरी सोच में पड़ गया। मेरा समय लगभग खत्म हो गया है। अगर मैं अपना सब कुछ नहीं देता हूं तो मुझे वास्तव में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए भले ही वे जानते थे कि यह बहुत खतरनाक था, भले ही उन्होंने रक्त राक्षसों को खत्म कर दिया और कई काश्तकारों का सामना किया बुरे इरादों के साथ, इन आधे कदम वाले मार्शल एम्पेरर्स के पास अंत तक लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। समय बीतता गया। एक और 3 आधे कदम वाले मार्शल एम्पेरर्स मर गए। दूसरी तरफ लोगों की संख्या 18 से घटकर 13 रह गई। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद शिखर सुपीरियर ग्रेड ब्लड डेमन की आभा काफी कमजोर हो गई थी। इसकी प्रारंभिक निडर आभा आकाश में उड़ गई। यहां तक कि 10 किलोमीटर दूर के लोगों को भी इसकी आभा महसूस होती थी। अब 2 किलोमीटर के निशान पर भीड़ को अब कोई दबाव नहीं महसूस हुआ। सूरज पश्चिम में डूब गया और रक्त डेमन का समय लगभग खत्म हो गया था। अंत में एक पीक सुपीरियर ग्रेड ब्लड डेमन लगभग 20 आधे कदम वाले मार्शल एम्पेरर से नहीं निपट सका। युद्ध के मैदान के केंद्र में काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वसनीय रूप से मजबूत आभा निगारी थी, जिसके हाथ में एक तलवार थी। कठोर अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, यह समय के बारे में है। हम में से कुछ लोग इसे आत्मविस्फोट होने से रोकेंगे। ओल्ड गे, ओल्ड हुआंग, एल्डर और ओल्ड मू, मैं उन काश्तकारों को छोड़ दूंगा जो आपके पास आएंगे। कुछ देर रुकने के बाद बूढ़े ने आगे कहा, मैं अभी के लिए डेमन कोर को पकड़े रखूंगा। इसके बाद हम इसे समान रूप से विभाजित करेंगे। क्या किसी को कोई आपत्ति है? ओल्ड वर्मा, चिंता ना करें। हर कोई अभी भी सेक्रेड फायर मैनर की प्रतिष्ठा में विश्वास करता है। जिन 6 लोगों का नाम लिया गया था उन्होंने उत्तर दिया। जाहिर है वे उस बूढ़े आदमी पर भरोसा करते थे।
वास्तव में यह पहली बार नहीं था जब लोगों का यह समूह डेमन वॉरफील्ड में आया था। हर बार ओल्ड किन प्रभारी थे। इस बूढ़े आदमी की प्रतिष्ठा और उसके पीछे की शक्ति ने गारंटी दी कि वे आपस में नहीं लड़ेंगे या एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इसलिए उन्होंने इस बूढ़े आदमी पर भरोसा किया। कुछ लोगों से घिरे एक काले वस्त्र पहने रक्त दानव ने काला धुआं छोड़ा। उसकी आंखों से एक भयानक आभा निकली, क्योंकि वो गुस्से से दहाड़ता था। उसने कई बार भागने के लिए सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके भागने का रास्ता ब्लॉक हो गया। ब्लड डीमन के शरीर पर विभिन्न आकारों के भयानक घाव जल्दी ठीक हो गए। हालांकि ठीक होने की दर उतनी तेज नहीं थी जितनी घावों की संख्या बढ़ गई थी। अत्यधिक ऊर्जा वाली भयानक हत्या की चालों ने रक्तदानव के शरीर पर बमबारी की। उसकी जीवन शक्ति तेजी से सूख गई। उसका समय लगभग समाप्त हो गया था। मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैंने 1000 साल बिताए एक सफलता हासिल करने के लिए। तुम नीच मनुष्यों के झुंड ने मेरी 1000 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। अगर मैं मर गया तो चलो सब एक साथ मर जाएं। काले वस्त्र पहने रक्तदानव ने क्रूर अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसकी त्वचा जल्दी सूजने लगी। ओल्ड वर्मा की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसकी गहरी आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह थीं। उसने शांति से कहा, बहुत अच्छा, वो आत्मविस्फोट करने जा रहा है। हमला। बूम बूम बूम। युद्ध के मैदान के केंद्र से एक मजबूत ऊर्जा फूट पड़ी। आकाश में लाल बादल लगातार मंथन कर रहे थे, जिससे एक लाल रंग का भंवर बन गया था। भंवर से तेज हवा चली, जिससे भीड़ के लिए अपनी आंखें खुली रखना मुश्किल हो गया था। हवा में एक जबरदस्त भयानक आभा छिपी हुई थी। ये भीड़ के चारों ओर एक दुष्ट आत्मा की तरह था। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत नहीं थे, वो मौके पर ही गिर जाते। वो रक्तदानव आत्मविस्फोट करने जा रहा है। पैशाचिक ऊर्जा को भांपते हुए भीड़ उत्साहित होने लगी थी। ये अंत में खत्म हो गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या था। आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का समूह समाप्त हो जाएगा। उस समय वे इतने लोगों को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। शिव शिव शिव। हालांकि जैसे ही ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचने वाली थी, भंवर के नीचे विभिन्न रंगों की 10 चमकदार रोशनियां चमक उठीं। जब रोशनियां फीकी पड़ गईं तो उनके ऊपर का भंवर बिना किसी निशान के गायब हो गया। लड़ाई खत्म हो गई थी। लंबे समय से युद्ध के मैदान में चल रही तेज हवा आखिरकार रुक गई और धूल जम गई। अर्जुन देव ने मन ही मन बुदबुदाया। आत्मविस्फोट रोक दिया गया था। ऐसा लगता है कि आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों का ये समूह तैयार होकर आया था। बूम। ठीक इसी समय जब धूल पूरी तरह से जम गई तो ब्लड डीमन ने अचानक चमकदार रोशनी की किरणें निकाली। वे सभी प्रकार के गुप्त खजाने थे जो हवा में उड़ रहे थे। अर्जुन देव ने उन्हें मोटे तौर पर गिना। कम से कम 100 गुप्त खजाने थे। उनमें से 2 या 3 दुर्लभ मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर थे। गुप्त खजानों का इस्तेमाल केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। पैशाचिक राक्षसों ने मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें मारने के लिए गुप्त खजाने इकट्ठे किए। यदि वे अधिक मनुष्यों को आकर्षित करना और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनके दिलों का उपभोग करना चाहते थे, तो उन्हें पर्याप्त संख्या में गुप्त खजानों की आवश्यकता थी। आमतौर पर मजबूत रक्तदानव गुप्त खजानों की एक भयानक संख्या को छिपाते थे। ये गुप्त खजाना है। वो वास्तव में एक उच्च रैंक वाले रक्तदानव के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। उसने वास्तव में इतने सारे गुप्त खजाने इकट्ठे किए। हा, वास्तव में हमने व्यर्थ इंतजार नहीं किया। इतने सारे गुप्त खजानों के साथ सब कुछ इसके लायक था। जल्दी से हमला करो। रक्तदानव पहले ही मर चुका है। अगर हम अभी हमला नहीं करते हैं तो कोई अवसर नहीं होगा। आसपास के किसान जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से इस दुर्लभ अवसर को चूकना नहीं चाहते थे। यदि आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के समूह ने प्रतिक्रिया दी तो बहुत देर हो चुकी होगी। शिव शिव शिव। अनगिनत आकृतियां युद्ध के मैदान के केंद्र की ओर दौड़ी। सभी काश्तकारों के चेहरे पर उत्साहित भाव थे, जैसे कि वे अपने हाथों की एक लहर के साथ गुप्त खजाने प्राप्त कर सकते हैं। हवा में चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स ने जमीन की ओर चार्ज किया। अपने भौगोलिक लाभ पर निर्भर रहते हुए वे बाकी सबसे आगे थे। जैसे ही अर्जुन देव चील पर खड़े थे, उनकी अभिव्यक्ति शांत रही। वो भीड़ के साथ आगे नहीं बढ़े। रुद्र भाटी पहले से ही भीड़ के माहौल से संक्रमित थे। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, उन्होंने स्तब्ध अर्जुन देव को देखा तो वो भी रुक गए। रुद्र भाटी, चलो जल्दी चलते हैं। अगर हम धीमे हैं तो हम कुछ भी नहीं छीन पाएंगे। वास्तव में हालांकि कई गुप्त खजाने हैं, लेकिन इससे भी अधिक साधक हैं। अगर हमें देर हो गई तो हम सबसे कम रैंक वाले सीक्रेट ट्रेजर को भी नहीं छीन पाएंगे। रुद्र भाटी ने दृढ़ दृष्टि से कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब पहले चलो। ध्यान रखो, उन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।
रुद्र भाटी, तुम बहुत डरपोक हो। आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क वास्तव में डरावने होते हैं। आइए देखें कि ये आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क कितने सक्षम हैं। वे हम में से इतने सारे लोगों को कैसे रोक सकते हैं? हा हा हा, उस स्थिति में हम पहले जाएंगे। आप अपने दम पर इंतजार कर सकते हैं। जब समय आए और तुम्हें कुछ भी न मिले तो ईर्ष्या मत करना। समूह जोर से हंसे और तेजी से आगे बढ़ गए। उन्होंने रुद्र भाटी की बातों को दिल पर नहीं लिया। रुद्र भाटी फूट फूट कर मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। आखिरकार उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। चूंकि अर्जुन देव ने कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए उनके पास अपने कारण होने चाहिए। सो जैसे ही भीड़ लगभग 1 किलोमीटर दूर थी, अचानक 6 बूढ़े दिखाई दिए। ये लोग अभिव्यक्तिहीन थे और उनके कपड़े बिना किसी हवा के फड़फड़ा रहे थे। उनकी आभा भयानक रूप से मजबूत थी। वे लंबे समय से थके हुए काश्तकारों की तरह नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं और खुद को बिल्कुल भी समाप्त नहीं किया था। जब उनकी आभा विलीन हुई तो ये एक ऊंचे पहाड़ की तरह था जो रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था, सभी को तब तक दबा रहा था जब तक कि वे सांस नहीं ले सकते। अरे नहीं, ये पीक हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क है। जब पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स ने 6 लोगों की आभा महसूस की तो उन्होंने पीछे हटने में संकोच नहीं किया। तेज हवा, बिजली, ठंडी बर्फ, उग्र लौ, पृथ्वी की दीवार, सफेद कोहरा, 6 अलग अलग राज्य 6 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों से बेतहाशा फैल गए। पलक झपकते ही ऊर्जा का तूफान जो पहले ही भड़कना बंद हो चुका था, एक बार फिर से भड़क उठा। सभी प्रकार की ऊर्जा एक साथ जल गई और यहां तक कि हवा भी एक हत्या का हथियार बन गई जो बिना रुके विस्फोट कर रही थी। सैकड़ों किसान समय रहते पीछे नहीं हट सके और हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा। निडर ऊर्जा ने तुरंत उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। जो कुछ किसान भागने में कामयाब रहे, वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका मांस फट गया और वे जमीन पर गिर पड़े। केवल कुछ ही कृषक जिनके पास चरम अवर ग्रेड रक्षात्मक गुप्त खजाने थे, वे ही सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे। हालांकि वे गुप्त खजाने पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। उनके पास अब उपयोग करने के लिए कोई मूल्य नहीं था। ये एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। क्योंकि रुद्र भाटी के साथी काफी देर से पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने अपने सामने की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। जब तक वे पहुंचे तब तक वे सबसे मजबूत हमलों की पहली लहर में भाग गए। उन्हें भागने से पहले पीछे हटने का मौका भी नहीं मिला। वे अब और मरे नहीं जा सकते। मार्शल मोनार्क, आधा कदम वाला मार्शल मोनार्क क्या था? ये एक ऐसा व्यक्ति था जो लंबे समय से मार्शल किंग था। उनकी स्थिति और सार पहले ही मार्शल किंग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। जब तक कि किसी की मानसिक ऊर्जा उनकी चेतना के समुद्र को खोलने के लिए पर्याप्त थी, तब वे तुरंत मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ सकते थे। वे पूरे महाद्वीप के टॉप विशेषज्ञों में से एक माने जाते। इस प्रकार की खेती के विशेषज्ञ अपने राज्यों और खेती को अपनी सीमा तक बढ़ा देंगे। जब तक कि वे मार्शल सम्राट नहीं होते, तब तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं करता। मीडियल ग्रेड मार्शल किंग्स और सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स को मारना सुअरों या कुत्तों को मारने जैसा होगा। इस समय केवल एक ही चीज से उन्हें डर था, वह थी अवा में पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स। जहां तक दूसरों की बात है, ये मात्रा का नहीं बल्कि गुणवत्ता का मामला था। कितने भी आ जाए बेकार है। बूम बूम बूम, 6 बूढ़े 100 मीटर आगे बढ़े और फिर से हमला किया। सभी प्रकार की शिखर अवस्थाओं के साथ उनकी सामान्य रूप से सरल मार्शल टेक्निकें घातक चालें बन गईं। कई काश्तकारों की मौके पर ही मौत हो गई। बीच वाला बूढ़ा तुरंत रुक गया जब उसने हवा में पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स को देखा, जिनकी आभा उनकी सीमा तक बढ़ गई थी। तो वो थोड़ा भौं चढ़ाए और बुदबुदाया, हर कोई जहां से आए हो बस वहीं वापस चले जाओ। चीजें जो आपकी नहीं है, इसलिए बिना बोए काटने के बारे में न सोचें, अन्यथा मुझे परिणामों की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हवा में 100 चोटी मार्शल किंग्स अभिव्यक्तिहीन थे जब उन्होंने चारों ओर उड़ते हुए गुप्त खजानों को देखा। जाहिर है वे छोड़ना नहीं चाहते थे। उनमें से एक ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, अप्रत्याशित रूप से आप में से 6 अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक नया उन्नत चोटी उच्च रैंक रक्त दानव आप में से 3 को मार सकता है। हालांकि यदि आप में से 6 इन सभी गुप्त खजानों पर एकाधिकार चाहते हैं तो ये पर्याप्त नहीं है। ये सही है। सबसे खराब स्थिति में हम मौत से लड़ेंगे, उन्हें कोई नहीं प्राप्त करेगा। एक चोटी सुपीरियर ग्रेड ब्लड डेमन के दानव कोर की भयानक आभा जबरदस्त है। दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना इसे निकालना मुश्किल होगा। यदि आप हमें गुप्त खजाने नहीं लेने देते हैं तो हम आपको दानव कोर नहीं लेने देंगे। ये सही है, आप बस दानव कोर ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम गुप्त खजाने को ना लें तो ये असंभव है। खाली हाथ लौटना असंभव है। हवा में 100 चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग ने अपनी आभा वापस ले ली और एक दूसरे के साथ बहस की। तुरंत दोनों पक्षों ने गतिरोध में प्रवेश किया। अगर किसी ने रास्ता नहीं दिया तो और भी अधिक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाएगी। मीडियल ग्रेड मार्शल किंग्स और साधारण सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स पहले से ही अपनी बुद्धि से डर गए थे,
इसलिए वे 2 किलोमीटर पीछे हट गए। जब इन चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स ने 100 चोटी सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स को देखा तो उनके विचार हलचल करने लगे। जैसे ही उन्होंने चारों ओर उड़ते हुए गुप्त खजाने को देखा, उनकी आंखों में एक इच्छा प्रकट हुई। जब रुद्र भाटी ने पहले की स्थिति देखी तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने भौतिक शरीर की खेती की। इससे पहले कि वो महान उपलब्धि के चरण में पहुंचे, उसके लिए गति के मामले में अन्य मार्शल कलाकारों की बराबरी करना मुश्किल होगा। अगर वो वास्तव में चार्ज करता है, भले ही वो पीछे हट सकता है, तो उसे चोटों से भरे शरीर के साथ छोड़ दिया जाएगा। अर्जुन देव ने हवा में उड़ते हुए सीक्रेट ट्रेजर को देखा, जिनमें से 3 मीडियल ग्रेड थे। अन्य अवर ग्रेड गुप्त खजाने अब उनके ध्यान के लायक नहीं थे। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना उन लोगों के समूह के बीच में थी। जब ओल्ड किन ने अपना मुंह खोला उन 6 पर ध्यान देने के लिए, तो अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने तुरंत इन 6 लोगों की स्थिति को महसूस किया। उनका लक्ष्य मौजूदा स्थिति को रोकना था। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि ओल्ड किन नामक ये व्यक्ति बहुत निर्णायक था। भले ही कुछ लोग मर जाएं, फिर भी वो 6 लोगों की ताकत को बनाए रखना चाहता था। संभवतः उसके पीछे की शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा यदि वे इन 6 लोगों को नहीं दबा सके तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हवा में 3 मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर को देखते हुए, फिर उत्सुकता से बातचीत कर रहे लोगों के समूह को देखते हुए, अर्जुन देव ने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक मूर्ति निकाली। उसके मन में एक योजना बन गई। रक्त दानव की लाश के बीच में एक गहरा लाल दानव कोर था। इसने एक अजीब लाल रोशनी दी, जिससे आसपास के वातावरण को लाल रंग से रंगा गया। उसी समय एक बेहोश रूप से स्पष्ट बाधा थी जो शून्य में उलझी हुई थी। डेमन कोर से 100 मीटर की दूरी पर ओल्ड किन और अन्य 10 लोगों के शरीर पर कुछ खूनी घाव थे। हालांकि उनकी आंखों से उनके थके हुए चेहरों पर एक उग्र चमक दिखाई दे रही थी। वे स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थे। हालांकि उन्होंने अभी भी अपनी तार्किकता बरकरार रखी। उन्होंने अपनी इच्छाओं को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उनमें से एक ने चिंतित होकर कहा, ओल्ड किन, आपने अपना अधिकांश सार समाप्त कर दिया है। इसके अलावा आप घायल हो गए हैं। क्या आप घातक आभा के प्रभाव का सामना कर सकते हैं? ये रक्त दानव बहुत आक्रोश के साथ मारा था। मुझे लगता है कि इसके दानव कोर से घातक आभा का प्रभाव एक चोटी उच्च रैंक वाले ब्लड डेमन के दानव कोर की तुलना में भी अधिक मजबूत है। एक और व्यक्ति ने कहा। ओल्ड वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर आपको लगता है कि आपकी मानसिक ऊर्जा मेरी मानसिक ऊर्जा से अधिक है, तो आप इसे स्वयं जाकर ले सकते हैं। मेरे साथ बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब दूसरों ने ये सुना तो उन्होंने जल्दी से कहा, ओल्ड किन, हमारा मतलब ये नहीं था। स्वाभाविक रूप से आपकी मानसिक ऊर्जा हम में सबसे मजबूत है। हम बस थोड़े चिंतित हैं। जब ओल्ड किन ने ये सुना तो वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, इस बूढ़े व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा चेतना के समुद्र को खोलने से केवल एक कदम दूर है। अगर मैं कुछ प्रयास करता हूं तो मुझे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही अर्जुन देव लाल बत्ती में कदम रखने वाले थे, ओल्ड किन ने पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स और ओल्ड जी के समूह के बीच की बातचीत सुनी। उनकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक शत्रुतापूर्ण हो गई। ओल्ड जी को केवल 3 औसत दर्जे के ग्रेड गुप्त खजाने लेने के लिए कहें, बाकी उन पर छोड़ दें। यहां इस मामले से निपटने के बाद हम उन्हें 100 गुना थूकने के लिए कहेंगे। अभी के लिए हम उन्हें आसानी से छोड़ देंगे। ओल्ड किन के बोलने के बाद उसने बिना पीछे देखे लाल बत्ती में कदम रखा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसकी आंखों के सामने अनगिनत भ्रम दिखाई दिए। सभी प्रकार के भयानक दृश्य ओल्ड किन की आंखों के सामने असुर के नरक की तरह दिखाई दिए। नकली से असली बताना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अगले ही पल बुरी आत्माओं द्वारा निगल लिया जाएगा। ओल्ड वर्मा की अभिव्यक्ति शांत रही। उसकी आंखें शांत थीं। उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा को एक तेज ब्लेड में बदल दिया और सभी भ्रमों को दूर कर दिया। हालांकि उस भयानक आभा से निपटना बहुत मुश्किल था। ओल्ड किन की मानसिक ऊर्जा इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकी। बुरी आत्माएं, असुर और प्रतिशोधी आत्माएं प्रकट होती रहीं। भले ही ओल्ड किन केवल 100 मीटर की दूरी पर था, फिर भी उसे हर कदम बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ा। उसके माथे पर लगातार पसीना आ रहा था। स्पष्ट रूप से ओल्ड किन के लिए एक आसान समय नहीं था। हवा में 100 पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स जमीन पर 6 कब्र और कठोर बूढ़े लोगों को घूर रहे थे। बूढ़े लोगों ने अपनी आभा वापस ले ली और 6 को अचानक हमला करने से रोकने के लिए अपनी तरपान की मूठ को कसकर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, दूसरा पक्ष आधा कदम मार्शल मोनार्क विशेषज्ञ था। आमने सामने की लड़ाई में उनमें से कोई भी बूढ़े लोगों के खिलाफ 100 से अधिक चालें नहीं चल सका। उनके लिए सुरक्षित बचना भी मुश्किल होगा। एकमात्र चीज जिस पर वे भरोसा कर सकते थे वो थी संख्या में उनका लाभ। जमीन पर रहने वाले काश्तकारों का सवाल है जो बहुत दूर पीछे हट गए थे। वे इतने मजबूत नहीं थे कि बूढ़े लोगों के खिलाफ 100 से अधिक चालें चल सकें। आधे कदम वाले मार्शल सम्राट के पहले अर्जुन देव की ताकत अपर्याप्त थी। उसके पास बातचीत करने के लिए पूंजी भी नहीं थी।
वास्तव में इन लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि 6 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट होंगे जो बिल्कुल भी थके नहीं थे, अन्यथा वे इतनी लापरवाही से आगे नहीं बढ़ते। हवा में एक शिखर मार्शल किंग ने अधीरता से कहा, जल्दी करो और अपना निर्णय लो, हमें गुप्त खजाने और दानव कोर दें, देरी करना बंद करो। उनके दिल में कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। यदि वे चरम उच्च ग्रेडी रक्त दानव के दानव कोर प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं होगी। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो दूसरे पक्ष को धमकी दे सके। जल्दी करो और अपना निर्णय लो, टाल मटोल करना बंद करो, देरी करना बंद करो। सबसे खराब स्थिति में हम बस टूट जाएंगे, किसी को फायदा नहीं होगा। आप इस जीवन काल में मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ने के बारे में भूल जाएंगे। हवा में पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगे। यदि वे इंतजार करते रहेंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। जल्दी रगड़ो, यदि आप एक और कदम आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बिना किसी दया के मार देंगे। इन लोगों के दबाव का सामना करते हुए 6 बूढ़ों ने ठंडे भाव पहने। उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। 100 से अधिक गुप्त खजाने एक महान भाग्य होंगे, वे उन्हें ऐसे ही कैसे छोड़ दें। इसके अलावा 3 मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर थे। यहां तक कि इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के पास औसत दर्जे का ग्रेड गुप्त खजाना नहीं था, और भी अधिक वे उन्हें नहीं छोड़ सकते। हवा में बारूद की महक आने लगी। दोनों पक्ष टूटने की कगार पर थे। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी क्षण नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। ठीक इसी समय एक बूढ़ा आदमी जल्दी से दौड़ा और परिवार के नाम जी वाले बूढ़े व्यक्ति के कानों में कुछ सुसपुसाया। ओल्ड जी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और वे थोड़ी देर के लिए खुद से बुड़बुड़ाया, 3 मीडियल ग्रेड गुप्त खजानों के अलावा बाकी आपके हैं। तुम बहुत भोले हो। एक मध्यम ग्रेड का गुप्त खजाना दर्जनों अवर ग्रेड गुप्त खजानों के बराबर है। क्या तुम लगता है कि हम मूर्ख हैं? आप वास्तव में अपने लिए सभी लाभ लेना चाहते हैं, हमें बंदरों की तरह व्यवहार करते हैं। भीड़ इसे लेटे हुए नहीं ले सकती थी। कुछ उद्दंड स्वभाव वाले किसान खुद को एक कदम उठाने से नहीं रोक सके। ओल्ड जी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या करने की सोच रहे हो? लापरवाह मत बनो। ची ची। ठीक इसी समय आसमान से एक चील की आवाज सुनाई दी। ये बहुत जोर से लग रहा था, जैसे कि ये सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। 7 आधे कदम वाले मार्शल मोनार्क सहित सभी किसान मदद नहीं कर सके, लेकिन ऊपर देखा। उन्होंने केवल एक चील को अपने पंख फैलाते हुए देखा और एक बड़ी छाया डालते हुए ये तेजी से हवा में गुप्त खजाने की ओर उड़ गया। ये वो सफेद वस्त्र वाला बच्चा है, वो गुप्त खजाने को छीनने जा रहा है। क्या वो पागल है? नीचे किसी ने कहा। ओल्ड जी की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। कुई को मारना उसके पूरे शरीर से निकला और आसपास की हवा में हलचल मच गई। तेज हवाएं चलीं क्योंकि उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। ओल्ड जी ने अपना हाथ लहराया और एक अत्यंत घनी ऊर्जा बाहर निकली। भूम भूम। शेष 6 हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क ने ओल्ड जी के रूप में लगभग एक ही समय में अपना कदम उठाया। तीखे हमले मूसलाधार तूफान की तरह बरसने लगे। उसी समय हवा में पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स ने कोसना शुरू कर दिया। ये लड़का बहुत बेईमान है। अप्रत्याशित रूप से वो बाकी सभी के सामने अकेले गुप्त खजाने को छीनने की हिम्मत करता है। एक ही समय में सभी प्रकार की हत्या के कदम उठाए गए। सैकड़ों हजारों संघनित हमले एक पल में कांगिंग की ओर बढ़ गए। बर्फ, आग की लपटें, साबर कुई, तलवार कुई, मुट्ठी हवाएं, तलवार रोशनी, सभी प्रकार की हत्या की चालें शुरू की गईं। यहां तक कि एक सच्चा हाफ स्टेप मार्शल सम्राट आ गया तो उसे चकमा देना होगा और इतनी बड़ी संख्या में हमलों के साथ आमने सामने नहीं होना होगा। ये चींटियों द्वारा हाथी को काटने से मरने का सिद्धांत था। इसके अलावा अर्जुन देव हाथी नहीं थे, इसलिए भीड़ की राय में जब तक अर्जुन देव पागल नहीं होते तब तक वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सभी हमले आएं। गोशाहक जिसे पत्थर से उकेरा गया था, अनगिनत भयंकर हमलों से तुरंत पत्थर के चिप्स में तोड़ दिया गया। फिर ये पत्थर के चिप से राख में बदल गया और इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि चील पर कोई नहीं था, केवल 3 अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली मकड़ी की मूर्तियां थीं। जैसे ही चील बिखर गई, अराजक और मजबूत ऊर्जा ने उन्हें हवा में ऊंचा फेंक दिया। अंगूठे के आकार की लकड़ी की मूर्ति लगभग बहारहीन थी। विस्फोट से शॉकवेव ने 3 लकड़ी की मूर्तियों को भयानक ऊर्जा हमले से बहुत दूर कई किलोमीटर आकाश में उड़ने के लिए भेज दिया। क्या वो मर चुका है? इतने सारे हमलों के साथ इस बखेरू का स्कम भी नहीं बचा है। अगर मैं इससे बच सकता हूं तो मैं अपनी आंखें खोद लूंगा। आप वास्तव में जानते हैं कि ऐसा कहने का अवसर कैसे चुनना है। हालांकि इस बखेरू को जीने का मौका नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि अपनी आंखें खोदने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा पागल है। क्या वो वास्तव में सोचता है कि वो कुछ चालें खेलकर बच सकता है? अगर वो कर सकता था तो हम बहुत पहले ही चले गए होते। उसकी बारी कैसे हो सकती है? ये स्मार्ट बनने की कोशिश का परिणाम है। वो एक पूर्ण लाश के बिना मर जाएगा। ये एक बहुत ही यथार्थवादी सबक है। आतिशबाजी की तरह फट रहे दीदीप्यमान आकाश को देखकर सभी ने भावना से आह भरी। जब सारी ऊर्जा बिखर गई और धुंधला आकाश फिर से शांत हो गया तो हवा में 3 सफ़ेद आकृतियां चमक रही थीं।
3 सफ़ेद आकृतियां हवा में चमकीं, प्रत्येक मध्य ग्रेड गुप्त खजाने की ओर बढ़ रही थीं। इन तीनों लोगों ने सफ़ेद वस्त्र पहने थे और गोरी त्वचा वाले थे। वे सुंदर थे और नाजुक विशेषताएं थीं। उनके सिर पर कपड़े की एक नीली पट्टी और कमर में एक तलवार थी। वो अर्जुन देव के अलावा और कौन हो सकता है? लानत है, ये कैसे हो सकता है? न केवल वो मरा, बल्कि वो 3 लोगों में भी बदल गया। नीचे के लोग सदमे में थे। उनके मुंह खुल गए और वे चिल्ला रहे थे। उनकी आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर गिर गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक मार्शल मोनार्क विशेषज्ञ भी इस तरह के हमले का सामना नहीं कर सकता। वो, एक महत्वहीन अवर ग्रेड मार्शल किंग, इसे बिना किसी नुकसान के कैसे प्राप्त कर सकता है? ये बहुत अतार्किक है। ये पूरी तरह से सभी की कल्पना से परे निकल गया। जिस किसान ने कहा था कि वो अपनी आंखें खोद लेगा, उसके चेहरे पर भय के भाव थे। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? शैडो डोपलगैंगर तकनीक, पीछा करो, हम उसे गुप्त खजाने को दूर नहीं जाने दे सकते। जब ओल्ड जी ने मध्य ग्रेड गुप्त खजाने प्राप्त करते हुए सफ़ेद आंकड़ों को देखा तो वो क्रोध में था। उसने तेज हवा चलाई और आसमान में उड़ गया। हवा में 3 अर्जुन देव आकृतियों ने मध्य ग्रेड गुप्त खजाने को कसकर पकड़ लिया। वे मंद मंद मुस्कुराए और रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों को अंजाम दिया। तुरंत 3 आकृतियां 27 अंकों में बदल गईं। वो कुकुई कुई में बदल जाता है। साबर चारों ओर नाचते रहे और एक बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी। असीमित बैंगनी साबर कुई हवा में बिना किसी पैटर्न के उड़ गईं। वे एक बड़े क्षेत्र में फैल गए, मानो मूसलाधार तूफान हो। जब हवा में गुप्त खजाने साबर कुई से टकराए तो वे तुरंत बारिश की तरह जमीन पर गिर पड़े। गुप्त खजाने। जब गुप्त खजाने प्रकट हुए तो सभी काश्तकारों ने अपनी बुद्धि वापस पा ली और उन पर लड़ने लगे। दृश्य तुरंत अत्यंत व्यक्रिक हो गया। लकड़ी की मूर्ति अर्जुन देव संतुष्ट से मुस्कुराए। तुरंत 27 आकृतियां भी हंसे। बैंग बैंग, ओल्ड जी अपनी हथेली से बाहर निकला और एक पल में 7 क्लोन तोड़ दिए। शेष 27 क्लोन तेजी से भीड़ में घुस गए। क्लोनों की आड़ में मध्य ग्रेड गुप्त खजाने वाले 3 अर्जुन देवों ने चट्टानों में 3 उजाड़ दरारें खोजी। फिर वे लकड़ी की मूर्तियों में बदल गए और गुप्त खजाने के साथ दरारों में छिप गए। हथेली के आकार की कलाकृतियां और अंगूठे के आकार की लकड़ी की मूर्ति पत्थर की एक छोटी सी दरार में छिपी हुई थी। वर्तमान अराजक स्थिति के साथ कोई भी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। आध्यात्मिक लकड़ी की मूर्ति में लौट आई। अर्जुन देव के भागते हुए क्लोनों ने तुरंत ऊर्जा का सहारा खो दिया और हवा में विलुप्त हो गए। कभी कभी सैकड़ों लोगों की भीड़ से दर्दनाक चीखें आती थीं जब वे आकाश से गिरते हुए गुप्त खजानों पर लड़ते थे। यहां तक कि मूल रूप से शांत पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग्स भी अब सहन नहीं कर सकते थे। अर्जुन देव ने स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। वे अर्जुन देव को नहीं खोद सकते। यदि वे गुप्त खजाने को छीनने नहीं जाते तो न केवल वे मध्य ग्रेड गुप्त खजाने को प्राप्त करने में विफल रहेंगे, बल्कि वे सभी अवर ग्रेड गुप्त खजाने भी खो देंगे। ओल्ड जी, आप क्या सोचते हैं? 7 हाफ स्टेप मार्शल मोनार्क हवा में खड़े रहे, ध्यानपूर्वक आसपास की निगरानी कर रहे थे। ओल्ड जी की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसने कुछ चिड़चिड़ेपन से कहा, ओल्ड किन ने कहा था कि हमें ये 3 गुप्त खजाने प्राप्त करने होंगे। यदि हम इनकी रक्षा नहीं कर सकते तो हमें कोई डेमन कोर नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? ओल्ड किन ने उन्हें ठीक होने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वापस रहने का कारण ये स्थिति थी। ये मूल रूप से एक साधारण मामला था, लेकिन अब उन्होंने इसे पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया था। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई दानव कोर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उदास महसूस कर रहे थे। वो अभिव्यक्ति मत करो, अलग हो जाओ और पीछा करो, अभी भी एक मौका है। मुझे विश्वास नहीं है कि ये बव्वा, एक अवर ग्रेड मार्शल किंग, इतनी तेजी से दौड़ सकता है। ओल्ड जी ने ठंड से सूंघा और दक्षिण की ओर बढ़ा। वो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और एक पल में वो बहुत दूर था। अन्य लोग खड़े हो गए और जांच के लिए बाहर निकले। स्वाभाविक रूप से ये लोग अर्जुन देव को नहीं पकड़ पाएंगे। अगर उन्हें उनका स्थान गलत मिल गया तो ये बेकार होगा, चाहे वे कितने भी तेज क्यों ना हों। वे जितनी तेजी से उड़ेंगे उतने ही गलत होंगे। यहां तक कि अगर वे अर्जुन देव के स्थान का पता लगाने में कामयाब रहे तो वे केवल लकड़ी के 3 टुकड़े होंगे। उस स्थिति में असली अर्जुन देव कहां था? आकाश में असीम लाल बादलों में, जहां हवा भी जमी हुई लग रही थी, अर्जुन देव का असली शरीर बहते लाल बादलों में छिपा हुआ था। लाल रंग के बादलों में सभी प्रकार की भयानक नकारात्मक अवस्थाएं थीं। अर्जुन देव ने अपने चारों ओर एक कड़ा अवरोध बनाने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया। लाल रंग के बादल लाश की, बेलफुल की, मृतकों की नाराजगी, पैशाचिक राक्षसों की राक्षसी ऊर्जा और नरसंहार की से बने थे। लाल रंग के बादलों में छिपने के लिए बेहद मजबूत मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अन्यथा आधा कदम वाला मार्शल एम्परर भी लाल रंग के बादलों में छिपने की हिम्मत नहीं करेगा। नीचे अर्जुन देव पहले के युद्ध क्षेत्र का मूल था। रक्त दानव की लाश चुपचाप वहीं पड़ी थी। इसके गहरे लाल दानव कोर ने एक चिपचिपी लाल रोशनी दी।
ओल्ड वर्मा का झुर्रीदार चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था। वो लाल रंग की रोशनी में बड़ी मुश्किल से चलता था। 100 मीटर की दूरी एक ऊबड़-खाबड़ स्वर्गीय सड़क की तरह थी। उसने मुश्किल से इसका आधा हिस्सा कवर किया। लाल रंग की रोशनी के पीछे 10 आधे कदम वाले मार्शल एम्परर एक घेरे में खड़े थे, जो क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे। उनके लिए वे गुप्त खजाने को खो सकते थे अगर उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। हालांकि वे चरम उच्च ग्रेड के ब्लड डीमन के दानव कोर को नहीं खो सकते थे। वे इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। दानव कोर मार्शल मोनार्क के लिए आगे बढ़ने की उनकी आशा थी। उनके लिए भविष्य में दानव युद्ध क्षेत्र के आंतरिक इलाके में एक उच्च ग्रेड के ब्लड डीमन से मिलना असंभव होगा। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और अपने पीछे 1 किलोमीटर पीछे के अराजक दृश्य को देखा। 6 आधे कदम वाले मार्शल एम्परर हवा में बिखरे हुए थे, अर्जुन देव के क्लोन का पीछा करने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन देव ने चमकते गहरे लाल दानव कोर को देखते हुए एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी तकतकी धीरे धीरे दृढ़ हो गई। अर्जुन देव जानते थे कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं। वो उस चीज को छीनने जा रहा था जिसकी 10 विषम अर्धचरण वाले मार्शल एम्परर को सबसे ज्यादा परवाह थी। कोई भी आधा कदम वाला मार्शल एम्परर अर्जुन देव को आसानी से मार सकता था। यहां तक कि अगर वे काफी घायल हो गए थे और अपने अधिकांश सार को समाप्त कर चुके थे, तब भी वे उसे आसानी से मार सकते थे। ये ठीक वैसा ही था जैसे अर्जुन देव एक अवरग्रेड मार्शल किंग को गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आसानी से कुचल सकता था। ये एक गुणात्मक अंतर था। इस समय अर्जुन देव की स्थिति बस बदल गई थी। वो ऐसा लक्ष्य बन गया था जिसे आसानी से कुचला जा सकता था। हालांकि ये एक दुर्लभ अवसर था। 10 विषम अर्धचरण वाले मार्शल एम्परर सभी थके हुए थे और विभिन्न आकारों के घावों से ढके हुए थे। उन्होंने इतने लंबे समय से तैयारी की थी और इतने अच्छे अवसर का सामना किया था। अगर वे जोखिम नहीं उठाते तो उन्हें भविष्य में इसका पछतावा होता। यस मैन होना अर्जुन देव का किरदार कभी नहीं था। जब हमला करने का समय आता था तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करता था। जब तक सफलता की 50% संभावना थी, तब तक ये पर्याप्त होगा। 6 आधे कदम वाले मार्शल एम्परर की आकृतियां जो थके हुए नहीं थे, चमकी और अर्जुन देव की दृष्टि से गायब हो गईं। समय आ गया है, हमला। अर्जुन देव ने मन ही मन चिल्लाया। उसने लगातार अपना वजन बढ़ाया और सार को हवा में पकड़कर बिखेर दिया। अर्जुन देव गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के नीचे जमीन पर गिरते हुए पहाड़ की तरह थे। ची ची। अर्जुन देव की गति तुरंत सीमा तक बढ़ गई, मैक 4 को पार कर गई, जो कि एक मार्शल किंग द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम गति थी। जब पक्ष की रखवाली कर रहे 10 विषम मार्शल सम्राटों ने अर्जुन देव को उल्का की तरह गिरते देखा तो उनके हाव भाव बहुत बदल गए। जैसे ही वे एक कदम उठाने वाले थे, ओल्ड किन, जो पहले ही लाल बत्ती में अधिकांश दूरी तय कर चुका था, आराम कर रहा था। वह पापी ढंग से मुस्कुराया और कहा, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उसे नीचे आने दीजिए। इस भयानक आभा की एक लहर उसे मार डालेगी। कितना लापरवाह! वह मुझे कुछ दबाव साझा करने में मदद कर सकता है। जब मार्शल मोनार्क ने यह सुना तो उन्हें लगा कि यह समझ में आता है। यहां तक कि ओल्ड किन की खेती के साथ भी उसके लिए इसे सहना आसान नहीं होगा। यह देखते हुए कि यह बच्चा कितनी तेजी से गिर रहा था, घातक आभा का प्रभाव और भी मजबूत होगा। संयोग से वह अधिकांश घातक आभा को अवशोषित कर सकता था, जिससे ओल्ड किन को सबसे कठिन दूरी पूरी करने की अनुमति मिली। उल्का जैसा अर्जुन देव लाल बत्ती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्रूर घातक आभा तुरंत अनगिनत दुर्भावनापूर्ण आत्माओं में बदल गईं। उन्होंने अर्जुन देव पर लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह हमला किया। अर्जुन देव के चेतना सागर में मानसिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रही। अचानक उसकी आंखें सुनहरी हो गईं। उसकी प्रत्येक सुनहरी पुतली में एक देवता था जो उसकी आंखों की गहराई में चुपचाप खड़ा था। फूसी। अर्जुन देव की आंखें चौड़ी हो गईं। दोनों देवताओं ने एक ही समय में अपनी चालें चलीं। आसमान में बाढ़ आ गई। दुर्भावनापूर्ण आत्माएं जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह थीं, तुरंत शुद्ध हो गईं, बिना किसी निशान के गायब हो गईं। बैंग। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अर्जुन देव जोर से जमीन पर उतरे, जिससे वह कांपने लगा। ओल्ड वर्मा को तुरंत महसूस हुआ कि उस पर दबाव कम हो गया है। उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा, जो दानव कोर के बगल में गिर गया था। उन्होंने एक मजेदार मुस्कान प्रकट की। आप अपने आप को अधिक आंकते हैं। मानसिक ऊर्जा का प्रभाव एसेंस हमले से भी भयानक है। आप सिर्फ एक अवर ग्रेड मार्शल किंग हैं, फिर भी आप मस्ती में शामिल होने की हिम्मत करते हैं। हाथ खपाई करें।
ओल्ड वर्मा गुस्से से चिल्लाया। वह अर्जुन देव को लात मारने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब ओल्ड किन ने अपना पैर बढ़ाया तो अर्जुन देव जो जमीन पर थे लुढ़कने लगे। जब अर्जुन देव फिर से खड़े हुए तो जमीन पर लाल रंग का दानव कोर पहले ही गायब हो चुका था। इस बव्वा के साथ क्या हो रहा है? उस भयानक आभा के भयानक हमले के तहत वह हिल भी नहीं सकता। यहां तक कि उसकी आत्मा मौके पर ही नष्ट नहीं हुई तो उसे कम से कम 1 साल तक कोमा में रहना चाहिए। बगल में 10 विषम आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों के भाव जम गए। ऐसा लग रहा था कि उनका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया है। यहां तक कि ओल्ड किन की खेती के साथ भी उसे भयानक आभा को कटुता से सहना पड़ा था। इस सफेद वस्त्र वाले बच्चे को कुछ कैसे नहीं कर सकता? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। जिस पल ये लोग स्तब्ध रह गए उसका फिगर चमक उठा। अर्जुन देव ने अपनी यूनिवर्स रिंग को घुमाया और उसमें 3 हाफ डेप्थ मार्शल मोनार्क की लाशों को रख दिया। फिर उसने ब्लड फ्लेम शूज को सक्रिय कर दिया। वह मैक 3.5 पर चला गया, गुप्त खजाने के लिए लड़ने वाले लोगों के एक समूह की ओर बढ़ा। अर्जुन देव आकाश से उतरा और दानव कोर को उठा लिया। फिर उसने 3 हाफ डेप्थ मार्शल सम्राटों की लाशों को उठाया। यह कार्य उतने समय में हुआ जितने में एक चिंगारी को उड़ने का समय लगता है। अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपने मन में कई बार ऐसा किया हो। वह इस प्रक्रिया से बहुत परिचित थे। घूरना बंद करो, जल्दी से उसका पीछा करो। इस बव्वा ने दानव कोर को छीन लिया। ओल्ड वर्मा दहाड़ने लगे। 10 लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वे चौंक गए और गुस्से में थे। वे जल्दी से मुड़े और अर्जुन देव का पीछा किया। अर्जुन देव के पीछे हर प्रकार के मजबूत हमले फ्लाई कर गए। ब्लड फ्लेम शूज को सक्रिय करने के बाद अर्जुन देव की स्पीड मैक 3.5 तक पहुंच गई। जबकि वह स्तब्ध था, वह पहले ही 1 किलोमीटर से अधिक आगे बढ़ चुका था। आसानी से इन हमलों से बच गया। वह बच्चा वापस आ गया है। उसके पास मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर है। उसे पकड़ो और उसे भागने मत दो। जब मूल रूप से अराजक भीड़ ने अचानक अर्जुन देव को भागते देखा तो उन्होंने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और अर्जुन देव को घेर लिया। बेशक अवर ग्रेड गुप्त खजाने मीडियल ग्रेड गुप्त खजानों की तरह आकर्षक नहीं थे। जब अर्जुन देव ने इन लोगों की हरकतों को देखा तो वह धीरे से मुस्कुराए और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तनों को निष्पादित किया और हवा में उड़ गए। बूम! अर्जुन देव की पिछली स्थिति पर 10-10 तीखी चमक वाले हमले हुए। जमीन में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया और एक भयानक शॉक वेव निकली। उत्साह से दौड़े किसानों को शॉक वेव का खामियाजा भुगतना पड़ा और उन्हें तुरंत उड़ा दिया गया। पीछे के किसान जल्दी से रुक गए और ऊपर देखा। उन्होंने 10 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को देखा। उनके चेहरे क्रोध से भरे हुए थे और उनकी आभा जमीन पर धूल में बह गई। जैसे ही वे दौड़े, उन्होंने एक मजबूत बवंडर को लात मारी। यह देखकर कि 10 लोग फिर से हमला करने वाले हैं, भीड़ चौंक गई। वे जल्दी से अलग अलग दिशाओं में तितर-बितर हो गए। बैंग, बैंग, बैंग। अर्जुन देव पर हमले हुए, जो हवा में ऊपर नीचे घूम रहे थे। कई दर्जन क्लोन तुरंत टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि अर्जुन देव का असली शरीर हमले से बच गया, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हर प्रकार के शिखर स्तरों वाले हमलों ने जमीन में विभिन्न आकारों के 100 गड्ढों को नष्ट कर दिया। यहां तक कि सबसे छोटा गड्ढाली कम से कम 100 मीटर चौड़ा था। जाहिर है कि ये 10 आधे कदम वाले मार्शल सम्राट अत्यधिक क्रोधित थे। वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्हें किस प्रकार की दुश्मनी है? वे जमीन की एक परत को छीलने में भी कामयाब रहे। इस सफेद वस्त्र वाले बच्चे ने वास्तव में क्या किया? 10 हाफ डेप्थ मार्शल मोनार्क अपने जीवन की परवाह किए बिना हमला कर रहे हैं। भले ही उनके पास एक मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर हो, इतने बड़े गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सफेद वस्त्र वाला बच्चा असाधारण साहसी है। सबसे पहले उसने सबकी आंखों के सामने 3 मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर छीन लिए। फिर उसने किसी कारण से 10 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को नाराज कर दिया। भीड़ एक तरफ हट गई और जमीन में अनगिनत गहरे गड्ढों, सुस्त ऊर्जा और 10 क्रोधित आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को देखा। वे सभी भ्रमित महसूस कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन देव एक बोल्डर की दरार से गुजरे, उन्होंने अपना हाथ लहराया और 3 लकड़ी की नक्काशी और मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर अर्जुन देव के हाथ में उड़ गए। एक इंटरमीडिएट आर्टिफैक्ट क्यों गायब है? अर्जुन देव ने अपने हाथ में 2 कलाकृतियों को हैरान भाव से देखा।
अर्जुन देव ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें भीड़ में रुद्र भाटी का लंबा फिगर नजर आया। उसने अपने हाथ में एक गुप्त खजाना रखा था, क्योंकि वो मुस्कुराया और उस पर हाथ हिलाया। अगर कोई मौजूद था जो अर्जुन देव की योजना को देख सकता था तो वो रुद्र भाटी होगा, जो अर्जुन देव पर नजर रख रहा था। कोई बात नहीं, ये पहले से ही बहुत अच्छा है कि उसने मेरे लिए 2 पीछे छोड़ दिए। मुझे पहले जाना चाहिए। अर्जुन देव ने सीक्रेट ट्रेजर को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखा और अपने पीछे के लगातार हमलों से बचने का प्रयास किया। फिर वो आगे बढ़ता रहा। युवक, जब तक तुम दानव कोर को सौंप दोगे, मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगा। आप 3 मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर और हमारे साथियों की लाशें ले जा सकते हैं। मेरी पवित्र अग्नि मनोर आपके लिए परेशानी की तलाश नहीं करेगी। अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है या आपके पीछे कौन सी शक्ति है, आप प्राचीन उजाड़ भूमि के दक्षिणी द्वीपों में पवित्र अग्नि मनोर की खोज से बच नहीं पाएंगे। ओल्ड वर्मा की आवाज जोश से भर गई थी। ये 10 मील के भीतर गूंज उठा और हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। अरे नहीं, ये बच्चा बहुत लालची है। औसत दर्जे का गुप्त खजाना, आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों की लाशें और एक पीक उच्च श्रेणी के रक्त दानव का दानव कोर। अप्रत्याशित रूप से वो उन सभी को ले गया। जब कई काश्तकारों ने बूढ़े आदमी की बातें सुनी तो वे तुरंत हंगामा करने लगे। ये आदमी बहुत लालची था। वे अभी भी कुछ अवर दर्जे के गुप्त खजाने के लिए मौत से लड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने एक ही बार में सभी सबसे मूल्यवान खजाने ले लिए। अंतर क्या है? ये एक अंतर है। अगर ये बच्चा जीवित बच जाता है तो वो भविष्य में गिना जाने वाला व्यक्ति होगा, एक शिखर सुपीरियर ग्रेड मार्शल किंग ने आह भरते हुए कहा। हालांकि अगर वो बच भी जाता है तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। प्राचीन उजाड़ भूमि के दक्षिणी द्वीपों में पवित्र अग्नि मनोर बहुत शक्तिशाली है। पवित्र अग्नि मनोर को नाराज करना अच्छी बात नहीं है। बगल में किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी चीजों को बहुत सरल बना रहे हैं। मुझे याद है कि ये बच्चा कौन है। वो व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन है जो हाल ही में ग्रेट किन नेशन में बहुत प्रसिद्ध हुआ है। जब वो पहली बार प्रकट हुआ तो उसने ग्रेट किन नेशन के अधिकांश कुलीन कुलों को नाराज कर दिया। मुझे विश्वास है कि उसके स्वभाव के साथ पवित्र अग्नि मनोर उसे दबाने में सक्षम नहीं होगा। बस इंतजार करो और देखो, ये ठीक होगा अगर ओल्ड किन उसे पकड़ सके। हालांकि यदि वो ऐसा नहीं कर सकता है तो वो इस पीक उच्च रैंक वाले दानव कोर के दानव कोर और अपने साथी की अंगूठी में खजाने के साथ होगा। 3 मीडियल ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर सभी शून्य होंगे। अर्जुन देव ओल्ड किन के शब्दों से परेशान नहीं हो सके। वो आगे भागता रहा। दूसरा पक्ष उसकी पूंछ पर था। ब्लड फ्लेम शूज की मदद से भी वो इन आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों को हिला नहीं सकता था। अर्जुन देव को अभी भी भारी हमलों से बचना था। उसकी गति पहले से ही प्रभावित थी। अगर वो दूसरे पक्ष की बातों से विचलित हो जाता था तो वो उसे पकड़ लेते थे। जहां तक दूसरे पक्ष ने दानव कोर को खो देने पर उसे जाने देने के बारे में कहा था, अर्जुन देव को इस पर विश्वास नहीं था। ओल्ड वर्मा, इस आदमी की गति मैक 3.5 तक पहुंच गई है। उसे पकड़ना आसान नहीं होगा, एक बूढ़े आदमी ने थोड़ा हांफते हुए कहा। ओल्ड किन बिजली की तरह चला गया। जैसे ही वो तेजी से उड़ रहा था, उन्होंने उदासीनता से कहा, उस स्थिति में आप रह सकते हैं, हालांकि आप दानव कोर के बारे में भूल सकते हैं। जैसे ही ओल्ड किन ने ऐसा कहा, बूढ़ा चुप हो गया। यहां तक कि वो अपने सार को समाप्त कर दे तब भी वो रुक नहीं पाएगा। अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अपनी सीमा तक अंजाम दिया। वो चारों ओर उड़ते हुए ब्लू ड्रैगन की तरह था। बूम बूम बूम। हवा में पीछा कर रहे 10 आधे कदम वाले मार्शल सम्राटों ने उस पर हर तरह के हमले किए। अर्जुन देव मूसलाधार बारिश और हवा के बीच बुन रहा था। भयानक ऊर्जा किसी के दिल को धड़का देती। अगर कोई हिट हो जाता तो अर्जुन देव खत्म हो जाता। हमले बहुत केंद्रित हैं, इस डर से मैं देर सवेर हिट हो जाऊंगा। इसके अलावा मेरी गति प्रभावित होगी, मुझे उन्हें विभाजित करना होगा। अर्जुन देव ने जमीन पर कलाबाजी की। उठते ही उसने मन ही मन सोचा। हाथ के एक उपयोग से उसके हाथ में 3 और लकड़ी की मूर्तियां प्रकट हुईं। जीवन प्रदान मंत्र। अर्जुन देव के चारों ओर 3 सफेद आकृतियां प्रकट हुईं। जैसे ही वे प्रकट हुए, तुरंत वे 3 अलग अलग दिशाओं में भाग गए। ये कहना मुश्किल था कि असली कौन सा था। ये कहना मुश्किल था कि असली कौन सा था। अगर कोई अर्जुन देव से पूछे कि वो इस दुनिया में किससे सबसे ज्यादा परिचित हैं, तो वे निश्चित रूप से वे होंगे। इसलिए लकड़ी की मूर्तियां सबसे आकर्षक थीं। वे लगभग असली के रूप में पास हो सकती थीं।